नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपके लिए एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जिसको लेकर चर्चा तो बहुत हुई, जिसको लेकर हंगामा बहुत हुआ, लेकिन कैमरे पर पहली बार, टेलीविजन पर पहली बार आप देखेंगे कि इस देश में कैसे धर्म परिवर्तन का स्लीपर सेल चल रहा है, कैसे वो स्लीपर सेल काम करता है, उसका नेटवर्क और नेक्सस कितना फैला हुआ है। आज ये बड़ा खुलासा अंकित टाइम्स नाउ नव भारत पर हम करने वाले हैं। बिल्कुल सुशांत, और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, चौंक जाएंगे कि पूरा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, एक पूरा व्हील है जिसमें काफी सारे लोग अलग अलग किरदार निभाते हैं और कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। पूरा एक गैंग इसके पीछे काम करता है। और आज यह खुलासा उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लव जिहाद सुनते ही इसमें सियासत ढूंढते हैं। उन लोगों को भी देखना चाहिए जो जब लव जिहाद पर अगर कोई कानून आए तो उस पर हंगामा करते हैं और इसे किसी धर्म से जोड़ते हैं। यह किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन इस पूरे नेक्सस के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आज एक नाम से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि वो नाम किस तरह एक ग्रुप बनाकर देश में चुपचाप धर्म परिवर्तन का खेल कर रहा है। और उस नाम को जब आप सुनेंगे उसके बाद उसकी मोडस ऑपरेंडी आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक पूरा विकसित नेटवर्क बनाया हुआ है। किस तरीके से कौन उस नेटवर्क में कैसे काम करता है, कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, यह सब जानकारी आपको अगले कुछ घंटे में हम बताने वाले हैं इस बड़े खुलासे में। और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कितनी गहरी साजिश रची जा रही है अंकित, आज देश पहली बार देखेगा। और जिस नाम का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रल किरदार है, मुख्य किरदार है जो आपको बताएगा कि कैसे ये पूरा नेक्सस काम करता है। लेकिन आपने शायद उसका नाम नहीं सुना, या हो सकता है सुना भी हो, लेकिन उसके पीछे एक राज है कि वो लो प्रोफाइल में रहता है। तो बहुत लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, जानते नहीं, लेकिन वो लो प्रोफाइल में रहकर पूरा धर्म परिवर्तन का कारोबार चला रहा है। जिस तरीके से यह शख्स काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही इस पूरे कार्यक्रम में लगा हुआ है, उसके साथ एक पूरी टीम है। उस टीम के सदस्य अपने आप को मुजाहिद कहते हैं और वो पूरे देश में एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, लोगों को चिन्हित करते हैं। आज आपको दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर ऑपरेशन स्लीपर सेल। और उस स्लीपर सेल के, ऑपरेशन स्लीपर सेल के एक एक ब्यूरो को आपके सामने रखें। उसके पहले मैं आपको इस शख्स का नाम बताता हूं जिसका जिक्र मैं और अंकित कर रहा हूं। इस शख्स का नाम है अबू बकर। अबू बकर रहता तो हरियाणा के मेवात में है, लेकिन वो पूरे देश में धर्म परिवर्तन का धंधा चलाता है। और हम इसे धंधा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अबू बकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी को धमकाता है। और यह उसकी पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ रही है। किसी को जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका धर्म बदलवाता है। यानी तरीके अलग अलग हो सकते हैं इसके, लेकिन एजेंडा एक ही होता है अंकित, कि कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। बिल्कुल, आज जो हमारा खुलासा है उसको देखने के बाद आप इस बात को बिल्कुल ठीक तरह से समझ जाएंगे। तार तार ये बात हो जाएगी कि किस तरीके से अबू बकर पूरा धर्म परिवर्तन का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको पूरे तरीके से चला रहा है, उस क्राइम को अंजाम दे रहा है। वो किस तरीके से लोगों की मानसिकता से खेलता है, मनोविज्ञान का सहारा लेता है और उन्हें मजबूर कर देता है लालच से, धमका कर, डरा कर कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। वो लोगों की जो इमोशंस है उनसे खिलवाड़ करता है और कोशिश यही रहती है कि उन्हें मैनिपुलेट करके उनका धर्म बदलवा दिया जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगले कुछ घंटे टाइम्स नाउ नव भारत पर जो ये बड़ा खुलासा, उसका एक एक पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। वो देखने के लिए, वो खुलासा देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे देखने के बाद पुलिस प्रशासन को मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। इस खुलासे में अगर हम आपको जिस तरीके से एक एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे और ये बात आप फिर समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपके परिवार का मनमुटाव, आपके आसपास में लोगों के जो डिफरेंसेस होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, जिस तरीके से पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं, घर वाले आपस में लड़ पड़ते हैं, उसका फायदा उठाकर कुछ लोग किस तरीके का ये काम करते हैं, इन डिफरेंसेस का फायदा उठाकर वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। मुझे लगता है अंकित कि हम पूरा ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम टाइम्स नाउ नव भारत की, जिसने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और इतना बड़ा खुलासा किया, उसके बारे में डिटेल से बताएं। उससे पहले
लोगों को एक बार दिखाते हैं कौन है ये अबू बकर। करीब 5.5 फीट की हाइट, स्कल कैप, लंबा लिबास और दाढ़ी, यही है अबू बकर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीर दिखाकर तो अबू बकर का यही परिचय है। अगर आप अबू बकर को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके हाथ कुछ खास नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग अंडर कवर होते हैं, जो लोग एक खास तरह की मुहिम में लगे होते हैं, वो गूगल पर नहीं मिलते। उनके कारनामे सर्च इंजन की कुकीज में नहीं होते, बल्कि उनके कारनामे जमीन पर दिखते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अबू बकर को उसकी प्रोफाइल के साथ ढूंढा और उसे एक होटल तक ले आया। एक बार फिर देखिए, सोफे पर बैठा कबाब खाता हुआ ये रहा अबू बकर। वो पानी इसलिए नहीं पिला रहा जी, मौलाना साहब। वैसे हमारा मकसद अबू बकर को सोफे पर बैठाकर आपको दिखाना भर नहीं है, मकसद है अबू बकर के बारे में आपको बताना। ये कौन है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे भारत में एक खास मिशन को अंजाम दे रहा है। अबू बकर जैसा दिखता है वो उसके असल प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है। अबू बकर क्या है, वो क्या था, वो क्या करना चाहता है, अब आप उसी की जुबान से सुनिए। मैं इसे हिंदी करा देना, क्योंकि अरबी में आपको मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अबू बकर पहले हिंदू था, उसका नाम राजेश यादव था। ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए वो हिंदू से मुसलमान बन गया। अब वो एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। पुलिस प्रशासन और सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अबू बकर का नाम पहली बार सबके सामने आया जब यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले देश में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया। लेकिन अबू बकर अपने काम में इतना माहिर कि वो अपराध तो करता है लेकिन सबूत नहीं छोड़ता। इसमें जो भी लोग इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अबू बकर खुद कहता है कि उस पर 50 मुकदमे हैं। वो कहता है कि आरएसएस के गढ़ नागपुर में उसने 750 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। उसका दावा है कि अब तक उसने 3000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है। खुद हरियाणा के मेवात में रहता है, लेकिन देश के किसी कोने में हिंदू को मुसलमान बनाना हो तो अबू बकर उसे जमीन से लेकर उसकी शादी तक सबका इंतजाम फौरन कर देता है। अबू बकर एक टीम के साथ ऑपरेट करता है। वो खुद एक लीडर है और उसके टीम के सदस्य खुद को मुजाहिद कहते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा तो अबू बकर की टीम के सदस्यों से आप खुद ही सुन लीजिए। इंतकाम कैसे लिया फिर आप लोगों ने? बस अल्लाह बस काम लेता रहा। काम बस ये है कि लड़के जमे तो कुछ लड़के तो मुजाहिद रिवर्ट साथी एक तो बाहर से भी आए थे माशाल्लाह। आपने अबू बकर के मुजाहिदों को सुन लिया, अब उस पीड़ित को सुनिए जिसे हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए अबू बकर ने उस पर कई जुल्म किए। मगर जब तू मुसलमान ही हो गया तन कलमा पर हमने पढ़ा दिया तो गाय तो खानी पड़ेगी तेरे को। उन्होंने क्या नाम फिर जबरदस्ती मेरे को मीट भी खिला दी। तो इस तरह अबू बकर का परिचय आपके सामने आ गया। अब अबू बकर के कारनामों को जानने की बारी है, जो वो खुद अपनी जुबान से आपको बताएगा। आज हिंदुस्तान को पता चलेगा कि कैसे इस देश के अंदर एक रैकेट काम कर रहा है, कैसे देश में अंदर ही अंदर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। अबू बकर के बारे में अंकित जो जानकारी अभी तक हमने दी है वो लोगों को मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये शुरुआत भर है। अभी स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर जब अपने मुंह से एक एक चीज खुलासा के तौर पर बताएगा, आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी कि कैसे वो धर्म परिवर्तन करता है, कितनी दूर की सोच रखता है कि कैसे लोगों को फंसाना है इस धर्म परिवर्तन के लिए। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये जो अभी हमने आपको दिखाया ये एक टीजर भर था।
धर्म परिवर्तन करना बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ कुछ दिक्कत नहीं है, कानूनी तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लोगों को लालच देके धर्म परिवर्तन कराना, उनकी मजबूरी का फायदा देके धर्म परिवर्तन कराना, इसका एक्सपर्ट है अबू बकर और इसी से बचने की जरूरत है। और इसी वजह से टाइम्स नाउ भारत की इन्वेस्टिगेशन जो है उसने ये पूरी टीम ने काफी समय लगाकर इस इन्वेस्टिगेशन को आपके सामने रखा है। जुलाई का पूरा महीना लग गया सुशांत इस पूरा महीना लगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक एक चीज सुननी चाहिए कि इसमें क्या निकला। लेकिन बस अब से कुछ मिनट में हम आपको बताएं कि अबू बकर ने स्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या बोला। एक बड़ी खबर आपको यह बता दूं कि अबू बकर पर एक्शन भी हो गया है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में भेजा गया है। लेकिन इस बीच में आपको अपने उन रिपोर्टर से मिलाना चाहता हूं जो पूरे एक महीने से अबू बकर को ट्रैक कर रहे थे। और फिर यह शख्स, अबू बकर इतने हल्के में मत लीजिए, यह शख्स जब चलता है, बाहर निकलता है, तो एक तरीके से कहिए कि माहौल रहता है कि अबू बकर से लोग मिल नहीं पाते। उसको पकड़ना, उसके पास जाना, उससे ये बातें उगलवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और वो लड़ाई लड़ी रविकांत हमारे सहयोगी, प्रियांक हमारे सहयोगी और दो हमारे सहयोगी जिन्हें आप काली स्क्रीन में देख रहे हैं। उनकी हम आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, वो टाइम्स नाउ नवभारत की इन्वेस्टिगेशन टीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन वो आपको बताएंगे कि वो कैसे अबू बकर तक पहुंचे और अबू बकर ने कैसे एक एक चीज का खुलासा खुद किया। प्रियांक, एक छोटी जानकारी दीजिए, कितना मुश्किल था इस अबू बकर को ये इस तरीके से उसके सामने बैठकर ये बातें कर पाना, जिसमें वो खुलकर सब बताने लगे कि कैसे ये पूरा नेक्सस चलाता है वो। सुशांत, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इन सब हालातों में जब कुछ लोग छुप करके ये सारे काम करते हैं। सामने आकर के तो वो एक धर्म का मसीहा अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो जिस तरीके से एक गंदी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं, उस हालात में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ। और उसके बाद जाकर कि आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं, उनको भी कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ भाई, हमारे पास भी कुछ ऐसी ठोस चीज़ है जो इनके नाकाब मंसूबों में उनको कामयाबी हासिल देगी, तब जाकर के वो खुल के सामने आते हैं। ऐसे हालात में हमारी टीम ने काफ़ी, जो फर्स्ट कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, शुरुआत जहाँ से हमारी हुई और जहाँ तक हम पहुँचे, हमें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आएंगी। चूँकि उत्तर प्रदेश में जब तकरीबन एक महीने पहले उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी एज ए जर्नलिस्ट हमारी टीम जब इकट्ठे बैठ के बात कर रही थी, तो क्यूरियोसिटी वाइज हमने सोचा कि क्या एक नई चीज़ हम लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, जो लोग अपने बंद कमरों में तो चर्चा करते हैं, अखबारों में भी छपता है, लेकिन कैमरे पे और टीवी स्क्रीन पे जो जनता हमारी देखने के लिए इच्छुक है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं सुशांत जो ऐसी बातों को कानों सुनी बातें कहते हैं, लेकिन सच्चाई उसे मानने में बिल्कुल भी वो तैयार नहीं होते हैं। जी, एक एक करके आप सबके पास आएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से सुशांत भी कह रहे थे और आप बता रहे थे कितना मुश्किल था ये पूरा ऑपरेशन। जो दो सहयोगी आप हमारे देख रहे हैं, उन्होंने एक अहम किरदार भी निभाया इस पूरी कहानी में। लेकिन अब क्योंकि आप अबू बकर को जान गए हैं, तो हम इसमें आगे बढ़ने से पहले अब आपको बताना यह बहुत जरूरी है कि अबू बकर के जो कारनामे हैं वो करता कैसे था ये पूरा खेल, और किस तरीके से उसने हमारे स्टिंग कैमरा पर यह बात कबूली कि वो धर्म परिवर्तन कराने का माहिर आका है। और अंकित, उसने खुद कबूला। लोग इस पहले हिस्से में सुन पाएंगे कि कैसे नागपुर में 700 लोगों का उसने धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, अबू बकर देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच कैसे एक मतभेद पैदा करना चाहता और फिर एसटी एससी के लोगों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता है, वो भी निकल कर आया। तो पहली रिपोर्ट अंकित हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में। देखिए कि क्या कह रहा है अबू बकर। आने वाले कुछ मिनटों तक आप ध्यान से टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट को देखते जाइए। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में किस तरह धर्म परिवर्तन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह किया जा रहा है। इसे करने में मनोविज्ञान की मदद ली जा रही है। इसे करने में किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसे करने के लिए मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की 4 किरदार हैं। अबू बकर, टाइम्स नाउ नवभारत के 2 रिपोर्टर और अबू बकर के साथ आया काजी इखलाक। वीडियो में आपको सिर्फ अबू बकर दिखेगा, लेकिन आवाज चारों किरदारों की होगी। रिपोर्ट में सलमान नाम के एक शख्स का जिक्र आएगा। दरअसल सलमान टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर का बदला हुआ नाम है।
जिसने खुद को मुंबई का एक बिजनेसमैन बताया और अबू बकर उसी से मिलने होटल आया। अब ध्यान से छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुई बातचीत को सुनिए। बहुत सुना आपके बारे में, सलमान भाई भी बहुत बोल रहे थे और पूरे क्षेत्र में आपके बारे में जो नाम हमने सुना, इलाके में तो हाँ, आपने एक मिसाल कायम की है। दीन के लिए जो काम कर रहे हैं आप, वो एक मिसाल है। असल में ऐसा हुआ था, नागपुर में एक प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल RSS गढ़ में, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? जी। तो उसी से ज्यादा चर्चा में हो गया था थोड़े उसमें वीडियो में, और वो टेलीविजनों पे चला, फिर वो सारी चीजें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की, मैंने तो सोची है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए ना, वो चुपके चुपके। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर की थोड़ी तारीफ कर दी तो खुलकर सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि नागपुर में उसने 750 लोगों का खुद से धर्म परिवर्तन करवाया। अबू बकर का कहना है कि इस धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी चर्चा होने लगी। हालांकि वो चाहता है कि धर्म परिवर्तन का काम चुपके चुपके हो। हमारी आगे की बातचीत में अबू बकर ने बता दिया कि वो किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और इसके बाद वो उनका धर्म परिवर्तन करवा देता है। छिपे हुए कैमरे पर रिकॉर्ड आगे की बातचीत में आपके सामने इसी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। अपनी टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। क्योंकि अभी जैसे ये इवेंट रहा है, देखिए अभी कोई भी बिरादरी का हमें नहीं पता ही कौन है, बिरादरी हमें नहीं पता। अच्छा, ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हमारे मुल्क में वो लो क्लास के लोग, यानी आप SC ST शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है। अच्छा, हमारे इस इलाके में शेड्यूल्ड ट्राइब तो है ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट ही मिलेंगे। और शेड्यूल्ड कास्ट में 1500 बिरादरी है, हरियाणा यूपी में हमारी ये अब हमें तो नहीं पता लगा ना, ये नहाया धो रहा है, अच्छे तरह कपड़े इसने पहन रखे हैं। अब ये ब्राह्मणों की नजरों में क्या है, ये नीचे गली। अगर हमने क्या, इस्लाम का जो पैगाम है वो क्या है, आओ जी हमारे खाना, एक ही प्लेट में इसने खाना खा लिया, हमने साथ खाना खा लिया। ये 3 दिन तक इसको नींद नहीं आने की। मेरे साथ कई दफा हुआ। ये माला खेड़ा पड़ता है जी, अलवर से आगे, जो ये एक मूवी थी, वो क्या नाम उसका, कर्नल अर्जुन करके, हाँ वो वहीं बनी थी वो। हाँ, तो मेरा वहाँ जाना हुआ शहर में था, तो एक मस्जिद में ठहरे हुए थे, मेरा बयान था। तो उसके बाद में मस्जिद के सामने से झाड़ू ले रखी थी, झाड़ू लेके निकल, मैंने कहा भैया आओ, इमाम साहब के हुए थे, मैंने सुबह किया। वो बेचारा करता करता अपने हाथ में, आपको बताइए जी बताइए क्या बोला, भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। वो तो डरने लगे, जो बिल्कुल यार आपके साथ खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं, आप भी इंसान है। बल्कि कुरान का तो या युवना सिन्ना खलकना इतना अच्छा पैगाम है। अच्छा, दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद है, कोई छोटा बड़ा ही नहीं। अल्लाह अगर छोटा बड़ा करो आपको जी, हमें मुसलमान कहता था, अल्लाह ने कहा कि सब बराबर, एक माँ बाप की औलाद, बात ही नहीं थी। वहाँ उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा तो रुको जी, छोड़ दे दो। चल निकल के गया वो बंदा, वहां से वो निकला, अपने घर गया। घर वालों से उसने पता नहीं क्या बात की क्या नहीं की, उसने अपने लड़के को लेकर मस्जिद में आए, हम दोनों को मुसलमान बनाओ, हम दोनों को मुसलमान करो। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा खाने की बात की। यही मामला NRC या मामले में मैंने बहुत जमीन पे काम किया जी। मतलब कोई गांव ऐसा नहीं बचा देहात में, हमने बहुत बड़े लेवल पे। अबू बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब तक के खुलासे के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उसे पता है कि किस राज्य में SC और ST की कितनी संख्या है। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। आगे सुनिए, आपको इसके और सबूत मिलेंगे जो खुद अबू बकर दे रहा है। एक बात बताइए, एक फोन पर 10,000 लोगों को रोड जाम करा रहे हैं, कितना काम किया हो?
तो ये रोड जाम कहाँ कराया था आपने? ये हमने 2000 हाईवे पे किया था। 10,000 लोग? जी 10,000 तो बकायदा 7 घंटे रोड जाम रहा है। CID फेल, CBI फेल, उसी में तो सबसे ज्यादा खलबली मची है। ढोज ने एक है वो इन पूरे इलाके का फरीदाबाद के का हेड है, अध्यक्ष बना रखा है उन्होंने, किसी तंजीम है कोई सफाई कर्मचारी अभियान उसके नाम से, तो उनका वो हेड। तो मौलाना फखरुद्दीन है, हम सब ने कहा कि मौलाना साहब देखो मुसलमानों से बहुत बड़ी चूक हो रही है, मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि हमारे देश में 33% शेड्यूल्ड कास्ट है। 33% शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब आप समझिए मुसलमानों के बराबर की तादाद है जी, अच्छी खासी तादाद है। और अब हरियाणा में 24% जाट है, आज तक मुख्यमंत्री जाट रहा है। और हरियाणा में 22% शेड्यूल्ड कास्ट है और 16% मुस्लिम आबादी है। मैंने आकर अब मुसलमान क्या कर रहा है, जैसे ब्राह्मण को मिलता है मुसलमान भी मिलता है। अगर मुसलमान इनसे ज्यादा रास्ता जोड़े ये जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना आप लड़ पड़ेंगे। देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है और ये हमारा ये मिशन होना चाहिए था हमारा, लेकिन हमने सोच ही नहीं है उसकी। तो हमने उसका रिजल्ट ये लिया, हम लोग गए तो हमने उसके कुंडी खटखटाई, अच्छा अच्छी कोठी बिरादरी से लेकिन मालदार है वो, कोठी बनाने की उसने उसकी कुंडी खटखटाई, बाहर आया। जी बताइए। मुझे ना बाहर से ही कुछ हो गया, अंदर तो बुला गया, घर के बाहर 10 आदमी आए हैं आपके गाँव में, तो हाँ जी बिल्कुल अंदर आइए, बैठा दिया। अब बैठे रहे सब पानी बिल्कुल में, मैंने कहा जनाब कोई घर आया मेहमान हो तो उसको पानी तो पिलाते हैं। वो पानी इसलिए नहीं पिला रहा जी, मौलाना साहब पानी आया था डिस्पोजल गिलास। मैंने कहा घर पे गिलास नहीं रखते आप लोग, घर पे गिलास नहीं आपके है जी, वही ना। जब वो घर वाला गिलास में हमने पानी पी लिया, जब उसने ऊपर ऑर्डर किया अपने घर वाले को भाई चाय बनाओ, वो तो चाय की कहता ही नहीं, वो नहीं कहता, लेकिन उसने चाय कह दिया। अब चाय आ गई, उसने कहा जी हाँ आप बताओ। मैंने बताना कुछ नहीं है, कल हम यहाँ रोड जाम करेंगे। अच्छा हम नहीं चाहते कि हमारे रोड जाम में मुसलमान हम चाहते हैं कि सेकुलर जहन के जो लोग हैं वो भी इसमें थोड़ा सामने पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं आऊँगा। तो उसने उस समय तो थोड़ा सा ऐसे ही अंदाज में कहा मैं आऊँगा, हाँ इसके साथ इसी में, लेकिन पता नहीं उसने रात में क्या सोचा, वो उसके दिमाग में यार हमारे घर का पानी पी के गए हैं, चाय पी गए। 7 घंटे रोड जाम था, 7 घंटे वो हमारे साथ स्टेज पे रहा, मुकदमा नाम है उसका। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये जो अक़वाम है, ये जो कौम है, ये हमारे यहाँ की बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली जी, ये कौन तो मोहब्बत कर रही है, बस हमारे साथ मोहब्बत चाहिए। 5% लोग हैं जो RSS में है, 5% लोग हैं, अभी सबको मुतासिर नहीं कर पाए। और अभी फिलहाल जो ये किसान आंदोलन और ये कभी कोई आंदोलन चलता रहता है ना, अभी आप देखिए मुसलमान हमारे पास बड़ी बड़ी जो है शख्सियात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनके अलावा अभी तक किसान आंदोलन को किसी भी बड़े आलिम ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं है, बात हकीकत। जब आपके साथ आफत मुसीबत आएगी आपको कौन करने वाला है? जी। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर और उसकी टीम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच भेद करना चाहता है। उसे लगता है कि भेद बढ़ेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो सरकार के विरोधियों की मदद करता है ताकि मुश्किल में उसे मदद मिल सके। CAA और NRC के विरोध के दौरान उसने इसी तरह दूसरे धर्म के लोगों से मदद ली। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर से पूछा कि क्या वो किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत से भी मिल चुके हैं। तो राकेश टिकैत के बहाने अबू बकर ने ये बता दिया कि उसे प्रदर्शन के दौरान किस तरह सूट बूट वाले लोगों की जगह दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत होती है। इससे उसका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो टिकैत से आपने मुलाकात नहीं की? हमने तो कर ली, वो तो चीज ठीक है, हम तो करके आए नहीं बताएंगे अभी। हम मुलाकात करके आए, हमें इलाके में बुलाया, मुफ्ती सलीम साहब ने तो बकायदा वहाँ पूरा इंतजाम ही कर रखा है। हमने तो वहाँ जो है दो वो लगा रखे हैं बकायदा अपने जो है, तो ये क्या नाम इस पे बॉर्डर पे कौन सा बॉर्डर है पुराना के पास
जुरेडा बॉर्डर, इस पे तो बकायदा अपना ही ढाबा ही चला, सारी चीजें बकायदा गाँवों में से दूध और सारी चीजें जा रही है वहाँ पे, खाना पीना सब वहीं पे हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि देखिए एक मुल्की लेवल की शख्सियत है, जैसे मौलाना शहीद अरशद मदनी साहब, मदनी साहब को कौन नहीं जानता, मदनी साहब को नहीं जानता भाई, वर्ल्ड लेवल के आदमी है, वर्ल्ड फोरम के आदमी। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं है योगी पे मुझे जाना चाहिए, जबकि उन तक बात पहुंचाई गई है जी, पहुंचाई है, ये गलत है। अभी हमारा हाल क्या है, हमारा हाल ये कि हम बाद में सांप निकल जाता तो जो नहीं मिल जाता उसको पीटते हैं। अभी मौका है हमारे पास जी, आप इनके साथ खड़े हुए, जब आपके साथ कोई मामला हो ये आपके साथ खड़े होंगे जी। जब आप ये देखिएगा, ये जब शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चला था उस समय ये सारे लोग जो है कितने गैर मुस्लिम सपोर्ट में आए थे, बहुत सपोर्ट में आए थे। अगर वो धरना अकेला मुसलमानों का धरना होता, सिख कितने सपोर्ट में आए थे, सिखों ने लंगर चलाया था, लंगर चला दिया था। और पंजाब में तो सिख, मैंने इलाके में काम किया है, वो तो बड़ी जो है जबरदस्त अच्छी कौम है, वो तो मुसलमानों को दूर से गले लगाने वाली कौम है। सन 84 की बात, सन 84 का जो मामला हुआ था उसके बाद में गले लगा रही है। पहले तो वो भी जो है बिल्कुल इनकी तरह पागल हो गई थी, लेकिन अभी गले लगाने वाली कौम, तो हमें कुछ करना चाहिए जमीन पे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आदिल भाई, देखिए आप पर्सनली फील मत कीजिएगा, जैसे अब जैसे आप जैसे पैंट बुशर्ट वाले लोग ये अगर ऐसे आंदोलन में जाएंगे ना तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे भाई हमारे में से कोई आ गए। लेकिन जो मौलाना टाइप का आदमी गाड़ी टोपी वाला, वो 10 चले गए ना, उसका देश लेवल पर असर पड़ेगा, भी मौलाना है क्या आंदोलन, हमारी मजबूरी है, आप समझ सकते। हाँ बिल्कुल, मैं वो समझता। अबू बकर ने बताया कि वो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मदद करना चाहता है, ताकि अगर उस पर मुसीबत आए तो किसान उसके साथ खड़े हो जाएं। दिल्ली के शाहीन बाग का जिक्र करते हुए अबू बकर ने बताया कि कैसे उस तरह के प्रदर्शन में उसे शर्ट पैंट वाले लोगों से ज्यादा दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत पड़ती है, ताकि मुसलमानों के बीच उस आंदोलन को लेकर विश्वास पैदा किया जा सके। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत पर अबू बकर को आप सुन रहे थे, जो आपको यह बताता है, और अभी यह खुलासा इतना ही नहीं, अभी और भी है, वो आपको बता दूं। लेकिन वो जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं अंकित, उसमें यह बताता है कि कैसे एक एक व्यक्ति जिसको यह कन्वर्ट कर रहा है, इस्लाम में ला रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके पीछे इसकी सोची समझी रणनीति है, सोच है कि कैसे आपको दिखाना क्या रही है, तुम्हारे साथ बैठकर खाते नहीं है, किस धर्म में हो तुम, आओ हमारे साथ। और फिर उसी भीड़ का, उन्हीं लोगों का कभी शाहीन बाग के प्रदर्शन को आगे ले जाने के लिए, कभी सीएए के विरोध के लिए, कहीं और इस्तेमाल करो। इस तरीके की जो बातें इसने करी, 750 लोगों को इस्लाम कबूल कराया, लोगों का कन्वर्जन किया, एक पूरा सिर्फ ट्रेलर अभी आपने देखा है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा काम करता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम रिएक्शन भी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं अंकित। अनिला सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अनिला जी बहुत स्वागत आपका। रतन शारदा संघ विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा आपसे आगे बढ़ाऊं उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन हम मोहित ओम का लेते हैं, हमारे सहयोगी, जहां पर अबू बकर को इस वक्त गिरफ्तार करके रखा गया है। मोहित, वहां पर अबू बकर ने क्या बताया है पुलिस को? देखिए, अबू बकर तो हमारी खुद बात हुई है और अबू बकर कह रहा है कि जो भी मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अबू बकर ने यह कबूला है कि 2012 में उसने खुद जो है अपना धर्मांतरण किया था। पहले वो सुशील यादव था और उसके बाद अबू बकर बना है। उसने कहा मैंने इस्लाम जरूर अपनाया है, लेकिन मैंने और लोगों को इस्लाम अपनाने को मजबूर नहीं किया और ना ही मैंने उनको धर्मांतरण कराया है। लेकिन उसने बिल्कुल उसके उलट बोला है जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में नजर आया है, क्योंकि अब वो बचना चाह रहा है, क्योंकि पुलिस उसकी गिरफ्त पे है, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। अब पुलिस का कहना है कि हमारे पास उसके पुख्ता सबूत हैं कि इसने किस तरीके से लोगों को बरगलाया है, बहकाया है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण करवाया है। पुलिस के पास यहाँ पे 5 लोगों की कंप्लेंट आई है। नू डिस्ट्रिक्ट में 2 थाने हैं, 2 थानों में 5 कंप्लेंट आई और 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अबू बकर जो है मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और अबू बकर को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में अबू बकर की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका कहना था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मुकदमा है और उसमें मुकदमे में कोई जान नहीं है। ये एक अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं जो इस्लाम के बच्चों को पढ़ाई करवाती है। लेकिन जज का कहना
है कि पुलिस ने जो सबूत पेश किया उसके आधार पर इनको 3 दिन की रिमांड पे भेजा जाता है कि पुलिस का कहना है कि इनके पास से और सारे जो सबूत हैं और जो इनकी जो ट्रेडिंग है, जो इनके पास पैसा कहां से आता था, कितना पैसा ये आगे देते थे, और ये सारी बातें वो भी पुलिस को पता करनी है, इसलिए 3 दिन की रिमांड पुलिस को दी जाती है। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अबू बकर का साफ कहना है कि मेरे पे लगाए गए आरोप जो है बेबुनियाद है और पुलिस मुझे गलत फंसा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में और नए खुलासे होंगे, 3 दिन के बाद दोबारा कोर्ट के अंदर पुलिस इनको पेश करेगी और पुलिस का कहना है कि नए सबूतों और नए खुलासों के साथ सामने आएंगे। जी, और हम भी पूरी जिम्मेदारी से जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन है, जो सबूत हमने इकट्ठे किए हैं, वो भी पुलिस को देंगे इस व्यक्ति के खिलाफ एक पुख्ता केस बनाने के लिए। सुशांत, सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे उनका पहला रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। अनिला सिंह जी, आपके पास पहले आना चाहता हूं। जिस तरीके से ये बातें होती थी और बार बार लगता था कि ये शायद कहीं सुनी बातें हैं, लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, अब बिल्कुल तार कम से कम ये हो सकता है कि ये व्यक्ति तिल का तार नंबर्स बढ़ा बढ़ा के बता रहा हो, पर इसने जिस तरीके का एक पूरी सोची समझी अपनी पूरी मोडस ऑपरेंडाई हमारे सामने रखी है, लगता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है। बिल्कुल, और ये सब जिहादी बन के काम कर रहे हैं। गज़वाए हिंद के ये सारे सिपाही हैं, जितने भी काफिर हैं उनको ये मुसलमान बनाना चाहते हैं। भारतवर्ष को ये एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपने सामने उदाहरण देखे हैं, पता नहीं कितने देश ऐसे थे जिनका धर्म पहले इस्लाम नहीं था और आज वो इस्लामिक देश बन चुके हैं। इसी मुहिम के साथ ये लोग काम करते हैं। बिल्कुल कड़वी सच्चाई है ये, और इसीलिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कड़ा कानून बन गया है इसके खिलाफ। अभी पीछे हमने देखा भी था कि किस प्रकार से उमर गौतम और जहांगीर जैसे लोगों को पकड़ा भी था यहाँ पर ATS ने, किस एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे और बिल्कुल टारगेट करते हैं, कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं। यहाँ तो जो डेफ एंड डम मूक बधिर बच्चे थे उनको तक टारगेट किया। और जैसा कि इसने अबू बकर ने बोला है कि जो SC ST हैं उनको टारगेट करते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं, गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनको लालच देकर, धोखा देकर और धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये बहुत अच्छा, पहले मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ आपके चैनल को कि इतना बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया, आंख खोलने वाला ऑपरेशन किया। जो लोग सेक्युलर बनकर और सेक्युलरिज्म का प्लेकार्ड लेकर खड़े होते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में क्या साजिश चल रही है। अगर हमारा धर्म ठीक है, हिंदू धर्म हमारा इस प्रकार का धर्म है, हम सबको गले लगाते हैं, पर गले लगाकर वो हमारी पीठ में छुरा भौंक रहे हैं, ये सच्चाई भी जाननी बहुत जरूरी है। इसमें अभी अनिला जी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो दर्शकों को देखनी भी चाहिए, लेकिन एक चीज तो देखिए अभी सामने आ गई कि जिसको भी आप पकड़े, जिस पर यह आरोप है कि भाई उसने धर्म परिवर्तन कराया, बरगला कर किया, लोगों को बहका कर किया, वो यही कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे अबू बकर के लिए अभी आपने सुना होगा अनिला जी कि वो भी यही कह रहा है पुलिस के पास कि मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन होता है और जहां उसको लगता है कि सामने वाला मेरी सोच का व्यक्ति है, उसको वो सब कुछ बताता है कि मैंने कैसे कैसे किसके साथ क्या क्या किया, और उसने जिनका धर्म परिवर्तन कराया वो भी हमारे कैमरे पर आए, उन्होंने बताया कि कैसे धर्म परिवर्तन कराया। तो दोनों चीजें मैच होती हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो एक कार्रवाई हो रही है किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या कहीं भी हो, धर्म परिवर्तन जबरन या किसी को बरगलाकर, उसको रोकने के लिए जो कानून आता है, क्या उसका विरोध होना चाहिए अब भी? जी सुशांत भाई, देखिए जो कानून लेकर आए हैं उन लोगों की खुद की छवि इतनी खराब है कि उस कानून के ऊपर क्या हम भरोसा करें और क्या नहीं करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो कुछ भी आपने अभी स्टोरी चलाई, बधाई हो आपको कि आपने कम से कम इतना तो उजागर किया देश की जनता के सामने कि आज भी ब्राह्मण लोग ये लो कास्ट लोगों को अपने बराबरी का नहीं समझ रहे हैं, जिससे मजबूर होकर इनको ढूंढना पड़ रहा है कि ये क्या करें जो हिंदुस्तान की एक ऐसी सतह पे आके अपने आप को कम से कम इंसान साबित करने की कोशिश करें। जहां तक कि इस्लाम और कुरान का सवाल है सुशांत जी, अल्लाह ताला ने कतई तौर पे हमको इजाजत नहीं दी है कि आप जबरन, लालच से, फुसलाकर, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करके आप किसी का धर्म परिवर्तन करें। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने संविधान के तहत अपने रिलीजन का प्रीच करें और प्रीच करके लोगों को हमारे अंदर जो अच्छाई है वो बताकर उनको कन्वर्ट करें। अब
अगर अनिला सिंह जी उनको बराबरी का अगर नहीं बराबरी का स्टेटस दे पा रही है तो क्या ये मेरा कसूर है सुशांत जी? नहीं तो आप दे दीजिए ना उनको। अरे शादी करने दूल्हा जा रहा है उसको अबू बकर ने, अतीकुर रहमान साहब, अबू बकर ने उसको कोई बढ़िया स्टेटस देने के लिए, बढ़िया स्टेटस देने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया, उसने उन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया। आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा नहीं? तौर पे बोला कि उसने जब बराबरी देखी, एक ही बर्तन में खाना खाते हुए देखा तो वो इंस्पायर हुआ और उस इंस्पिरेशन को ले जाकर अपने घर वालों से उसने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। अतीकुर रहमान साहब, बहुत सेलेक्टिव शायद इससे आप चीजें ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपको और भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि जो लोगों के साथ किसी तरह की बर्बरता होती है, कानून उसके खिलाफ भी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। कम से कम आपसे उम्मीद यह थी कि पहले आके पुरजोर तरीके से इस तरीके के लोग जो कह रहे हैं कि देश में ब्राह्मणों के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दो, देश में इस तरह की दीवारें बना दो, और आगे आपको और भी बताएंगे कैसे कैसे लालच देके लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है। शादी अगर करानी हो तो उसके लिए भी कोशिश करता है लड़की को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराने की। पर कम से कम इतनी तो आपसे उम्मीद थी कि आज इस पे राजनीति ना करके ये कहते कि ये ऐसे आदमी को तो इस्लाम में, जैसे आपने कहा, किसी का जबरन धर्म परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, इस्लाम में भी वो कबूल नहीं है। इलेक्शन में आपका योगदान पूरी तरह से सराहा जाएगा बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। आपको बड़े बड़े तंबे मिलेंगे, ओलंपिक को भी आप पीछे छोड़ दोगे, इतने बड़े बड़े तंबे मिलेंगे आपको जब इलेक्शन जीत जाएंगे तभी। लेकिन आप जो चौथा स्तंभ बना जाता है डेमोक्रेसी का, इतना कॉम्प्रोमाइज। सर, हमको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है आज यहाँ बैठकर कि आपको उन माता पिता की बद्दुआएं जरूर मिलेंगी जिनके बच्चों को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आपके यहाँ होगा, अगर इस्लाम से उसको हिंदुइज्म में लाया जाएगा आपको इतनी तकलीफ महसूस होगी। आप उसको बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताकर ये साबित कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए एक पार्टी खड़ी हो रही है। और सीधी बात है सुशांत, अगर और अतीकुर रहमान साहब सुन लीजिए, अगर ये कोई हिंदू धर्म का पंडित होता और ये धर्म परिवर्तन करा होता, टाइम्स ऑफ भारत अपनी आंख बंद करके नहीं रखता, उसको भी उजागर करते। हमारा काम सिर्फ जो हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, उसको दुनिया के सामने रखने का काम है। अरे गंगा में बहती हुई लाश देख के कोई धर्म परिवर्तन होगा हिंदुइज्म? अरे भाई, गंगा में बहती हुई लाश भी दिखाई गई, तभी आपको पता चला ना। आपको पता था क्या कि गंगा में बहती लाशें हैं? वो भी कहीं टेलीविजन पर देखा, आपके कमरे के बाहर तो नहीं तैर रही थी। रतन शारदा साहब, क्या इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद आपको लगता है कि इस देश में एक बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है, पल रहा है, और उस पर चर्चा बहुत पुरजोर तरीके से होने की जरूरत है? मुझे लगता है रतन शारदा साहब के पास आवाज नहीं जा पा रही है। हम कोशिश करते हैं। रतन जी, आपको आवाज मिल रही है? रतन जी, आपने शायद अपना जो सॉरी कर दिया मैंने, ऑन कर। जी, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कोई शंका रही नहीं कि क्या खेल चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आज ये दिन याद करना चाहता हूँ कि 100 साल पूरे में मोपला हिंसा को, जिसके अंदर 10,000 से आसपास हिंदू मरे थे, लाखों की तादाद में घर बार हुए थे, और दुनिया भर के गलत काम वहां पर हुए थे, और उसको ये लोग अब शहीद बता रहे हैं। तो ये क्यों हुआ था कि सारे मल्लपुरम के अंदर बहुत बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन हुआ था। तो जब धर्म परिवर्तन आपको समाज के विरुद्ध खड़ा कर देता है, आपको देश के विरुद्ध खड़ा कर देता है, उस पंथ परिवर्तन से हमारा घोर विरोध है। स्वामी दयानंद ने साफ, कैसे हो गया ये? आपको मैंने कुछ टोका नहीं था, आरएसएस के होते मैंने आपको बताएंगे आप? मैंने उनको बराबरी का क्यों नहीं देते हैं? आप उनको समांतर हक देने में क्यों पिछड़ गए? अच्छा, एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब और रतन शारदा साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूं। अतीकुर रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं, आ रहा हूं रतन शारदा साहब, अतीकुर रहमान साहब बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अबू बकर एक मसीहा है, जिसके दिल में बड़ा दर्द था कि जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है उसमें लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और इसलिए वो धर्म परिवर्तन करा रहा है। मैं अपने जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर्स हैं, 1 मिनट सुनिए ना सर, उनको सुन लीजिए। हमारे जो 2 रिपोर्टर्स बैठे हैं, रिपोर्टर 1, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनका परिचय नहीं बताना। रिपोर्टर 1, अगर आप बताएं, ये अबू बकर आपसे क्या
इसलिए बात कर रहा था कि उसको अपने धर्म को आगे ले जाना था, या उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे के दम पर वो बोल रहा था? देखिए सुशांत, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टिंग हमने पूरा किया है, इसमें जो भी खुलासा हम अभी कर रहे हैं, जो भी बातें अबू बकर हमें बताया, वो सारी बातें जो हमारे स्टिंग कैमरे पे रिकॉर्डेड हैं, अबू बकर कभी भी ये नहीं चाहता कि वो इस्लाम में लोगों को इसलिए लाए ताकि उनका भला हो। अबू बकर ये चाहता है कि ब्राह्मण और जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हमारे नीचे के लोग हैं हिंदू धर्म के, उनके बीच में एक दीवार खड़ी की जाए, उनको लड़ाया जाए, ताकि जो हिंदू धर्म है उसको कमजोर किया जाए और फिर इनको इस्लाम में तब्दील किया जाए। ये जो अबू बकर है, अगर आप इसका पूरा प्रोफाइल समझेंगे, अभी मैं सुन रहा था अतीकुर साहब को, उनको ये समझना चाहिए पूरी बारीकी के साथ में कि ये जो अबू बकर है, ये अबू बकर ने करीबन 7,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है अपने हाथ से, और ये बोलता है कि हम जो है मुजाहिद के तौर पे काम करते हैं, दीन के लिए काम करते हैं, और एक तरीके से वो एक रास्ता बनाता है अपने आने वाली पीढ़ियों को, एक गैंग बना के वो सिलसिलेवार ढंग से काम करता है ताकि आने वाले जो उसके लोग हैं पीछे के, उनको वो कन्वर्ट कर सके। और ये जब कन्वर्ट करता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं करता है, जब वो किसी एक व्यक्ति को हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसके माता पिता, उसके बाद उनके बच्चे और पूरे परिवार को, एक कुनबे को पूरा कन्वर्ट करने की इसकी साजिश होती है। बने रहिए हमारे साथ। मैं रतन साहब अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि अपने हमारे रिपोर्टर्स ना थोड़ा अतीकुर रहमान साहब थोड़ा सेलेक्टिवली उसको देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा बता पाएं कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा। और अभी और भी अतीकुर रहमान साहब बहुत मौका मिलेगा आपको। अंकित, मेरे मन में तो एक बात है, अगर इतना ही अबू बकर मसीहा है तो बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होनी है जिसको लेकर जिहाद हो जाता है। आप रोहिंग्या मुसलमानों को देख लीजिए, वो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए जाकर कुछ करे अगर उसके दिल में इतना ही दर्द है मानवता के लिए। लेकिन वो जो कर रहा है और जो हमारे एसआईटी के रिपोर्टर बता रहे हैं, वो दोनों चीजें मैच नहीं करती अंकित। बिल्कुल। और अतीकुर रहमान साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि उन्हें मौका बहुत मिलेगा, अतीकुर रहमान साहब आपको अपनी पोजीशन को दोबारा सोचने का मौका हम पूरा देंगे, क्योंकि कम से कम अभी आपके पास एक एक करके जो और चीजें आने वाली हैं उससे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कानून पसंद व्यक्ति तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो नहीं सकता है। रतन शारदा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं एक बार उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास भी जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बातचीत जो चल रही है, हर रिलीजन की अपनी प्रॉब्लम होती है, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है। इसीलिए हम देखते हैं शिया सुन्नी के कितने इश्यूज होते हैं, हर तरह के इश्यूज हर रिलीजन में होते हैं। पर किसी को इस तरीके से बरगलाना और कोशिश करना, एक ही मोटिव कि आपका सिर्फ एक मकसद हो कि बहला फुसला के अपनी तरफ कर लो और दूसरे रिलीजन को कमजोर कर दो, सिर्फ हमारा यही काम है। देखिए, अतीकुर रहमान ने कहा कि हम तो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करते, यानी 1400 का इस्लाम का इतिहास है नकारना चाहते हैं। दूसरी बात, इनके यहाँ पर अशरफ अजरफ एक साथ बैठ नहीं सकते। एक मस्जिद में शिया सुन्नी कदाई अहमदिया जो भी एक मस्जिद में जा नहीं सकते, एक दूसरे खून के प्यासे। ये हमें समझाते हैं मुद्दतुबा क्या है। और केरल के अंदर इस तरह धर्म परिवर्तन हुआ, किसने भेजा ऐसा है कि अंदर मुजाहिदीन, इन्हीं लोगों ने धर्म परिवर्तन का भेजा। अब ये क्या कह रहे हैं, मुजाहिदीन भेजेंगे। यानी जब मैंने पहली बात जो कही थी कि धर्म परिवर्तन जब देश के विरुद्ध भड़काने की बात करता है, यही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, यही पाकिस्तान में हुआ, यही कश्मीर में हुआ, यही केरल में हो रहा है, ये बंगाल में हो रहा है। तो अगर आप कहें कि नहीं ये तो बड़ी शांति प्रिय लोग हैं, हम तो कभी इस तरह करते नहीं, आप अपनी घेराबाई में झांकिए। अगर देश की सबसे कमजोर कड़ियों को तोड़ना उनका काम है, वो करेंगे। हिंदू समाज की कमजोरी है, हम मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोरी का फायदा उठा के देश के विरुद्ध शक्तियां खड़ी करें और उसके बाद समाज को और देश को तोड़ने की कोशिश करें। ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारी बातें, अगर आपको पंथ परिवर्तन पसंद है, घर वापसी का क्यों विरोध है? क्यों आप आके चिल्लाते हैं जो घर वापसी होती है? तब आपका मुंह नहीं खुलता, तब एकदम चिल्लाने लग जाता है, लाल पीले होने लग जाते हैं। और आपका सारा समाज सुधार का बेड़ा बिल्कुल गलत है। 72 फिरके आपके, 6 तरह के आपके मस्जिदें जो एक दूसरे के मस्जिद जाते नहीं, बात करते नहीं, एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। ईरान इराक में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हजरा के साथ क्या हो रहा है, इसकी जरा बात करेंगे आप? जी रतन साहब, मैं चलने से पहले सुशांत एक बार थोड़ा इस पे कानूनी एक बार ये भी समझ लेते हैं, इस पे ये भी समझ लेते हैं कि अभी जो उसको अरेस्ट किया गया है, और मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का स्वागत करना चाहता हूं इस पे। विक्रम सिंह साहब, जो एफआईआर मेरे हाथ में है उसमें इसके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो है 153A, 295A, 298, 323, 406, 506। काफी संगीन सेक्शन इसके व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अभी तक जो आपने सुना, कॉन्स्टिट्यूशन
रिलीजियस कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का इजाजत देता है जब आप उसे खुद अपनी मर्जी से करना चाहें। क्या अभी तक जो आपने इसमें सुना इस व्यक्ति के बारे में जो अभी पुलिस की कस्टडी में है, कहीं संशय है कि यह व्यक्ति लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है? अंकित जी, आपको टाइम्स नव भारत को और आपकी एसआईटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक कुंसित और घृणित अपराध का सफल अनावरण किया। मेरा परामर्श होगा कि पुलिस को इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का भी समावेश करें और ये सरासर संगठित गिरोह की तरह शातिर दिमाग से लोगों को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण करा रहे हैं। मेरा ये भी परामर्श पुलिस को होगा कि कलेक्टिवली बंच केसेस को बंच न करे, एक एक केस में अलग अलग सजायाबी कराएं। एक केस में 10 साल, 7 केस में 70 साल, जिससे कि इनका अबू बकर उर्फ राजेश यादव का अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे हो और इनके गिरोह का भी अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे हो। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपके स्टिंग ऑपरेशंस की तरह और ऊंचा एंटेना रख करके इनके अंदर मन में क्या चल रहा है, हमारे पुलिस में कहते हैं गेट बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ द क्रिमिनल। इनकी आंख के पीछे क्या चल रहा है पहले जान लीजिए, इससे पहले कि ये वारदात करें इनके इरादे नेस्तनाबूद कर दे, जैसे आपकी एसआईटी ने और आपने किया है। सर अभी तो हमने सिर्फ अबू बकर के बारे में बताया। अबू बकर कैसे लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, इसकी एक झलक दिखाई है, जिसको अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बहुत दिल में दर्द था कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए ये किया गया। अभी उसकी एक एक परत खोलूंगा और अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ रहेंगे। विक्रम सिंह जी, लगातार आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर किस तरीके से हम खुलासा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का, अबू बकर जिसका नाम है, जो एक पूरे पेशावर तरीके से धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहा है। लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करने की, उन्हें करवाने की पूरी कोशिशें अंजाम दे रहा है और उसको हमने स्टिंग कैमरा पे कैद किया। यह व्यक्ति अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मैं इस वक्त सीधे जाना चाहता हूं अपने सहयोगी अनुज के साथ, जिन्होंने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज, आपसे समझना चाहते हैं, क्या जिस तरीके से जब आपने पूरा दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से परतें खुली, परत दर परत कैसे आप अबू बकर तक पहुंचे, और जब आप लोग इससे मिले तो कहीं ऐसा लगा कि ये व्यक्ति सिर्फ फेंक रहा है? कितने कॉन्फिडेंस से ये आदमी बोल रहा था? लग रहा ऐसा रहा था कि इसने शायद जितना बताया उससे कहीं ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया हुआ है। जी बिल्कुल अंकित, अगर इस पूरे मामले की बात करें कि जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, यूपी एटीएस ने जब उमर गौतम और बाकी लोगों को अरेस्ट किया, तब से ही धर्म परिवर्तन का ये रैकेट किस तरीके से काम करता है, इसको जानने के लिए हम लगातार एटीएस से, पुलिस से लगातार बात कर रहे थे। उसके बाद अबू बकर का नाम हमारे सामने आया। अबू बकर को जानने के लिए हम बाकायदा उसके गांव तक पहुंचे। जब हम उसके गांव पर पहुंचे तो जो पूरा इलाका है, जो इसके समर्थक हैं, वो इतने ज़्यादा समर्थक हैं और जो गांव के लोग हैं वो साफ तौर पे अबू बकर की जो प्रोफाइल है उसके बारे में बता रहे थे। हालांकि हमने फिर अबू बकर से बात किया, अबू बकर को हमने दूसरी जगह पर बुलाया क्योंकि वहां पर अबू बकर का स्टिंग करना काफ़ी खतरनाक हो सकता था। लेकिन जब हमने अबू बकर से बातचीत करना शुरू किया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये साफ तौर पे ये बता रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो निश्चित तौर पर सही बोल रहा है और इससे ज़्यादा वो कर चुका है। पूरा वो कॉन्फिडेंस था। हमने कई बार अपनी बातों में उसे घुमाने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो फेक तो नहीं रहा है, लेकिन बार बार वो जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं अबू बकर के अंदर, वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया। उसको पता है कि उसके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं, उसको पता है कि उसका सियासी कनेक्शन भी है और वो मदद के लिए आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से आए। और वो सियासी कनेक्शन क्या है वो भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बड़े खुलासे पर हम लौट रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर आज बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और इस खुलासे में अब तक हमने आपको दिखाया है कि कैसे इस देश के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर चल रहा है धर्म परिवर्तन का काम। अबू बकर इसे किस तरीके से अंजाम दे रहा था, उसकी एक बानगी अभी हमने दिखाई और इसका असर हो गया। अंकित, टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें आ रही है, अब एसआईटी का गठन करके इस पूरे मामले की
जांच होने की खबर बाहर आ रही है। टाइम्स ऑफ भारत के स्टिंग ऑपरेशन का यह बड़ा असर होता दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत अब एसआईटी बनाकर पूरा जो रैकेट है, सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, अबू बकर ही नहीं, इस पूरे मायाजाल की जो पूरी जांच है उसे कराने का अब तैयारी चल रही है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, एसआईटी गठन की बात हो रही है, क्या एसआईटी के लिए, अगर ये एसआईटी बनती है और बहुत अहम जानकारियां बाहर आएंगी, क्योंकि अबू बकर अकेला ये सब कर रहा हो, 7,000 लोगों का, 5,000 लोगों का कन्वर्जन अकेले कर रहा हो, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, एक पूरा रैकेट जो कि अपने उसने स्टिंग ऑपरेशन में भी बताया था कि किस तरीके से उसके जो लोग हैं, किस तरीके से उसे मदद मिलता है, चाहे सियासी बात किया जाए या बाहर से। तो निश्चित तौर पे जब एसआईटी इस पूरे मामले में गठित होगी, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो कई सारे नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और जिस तरीके से अबू बकर ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में भी बताया है, कई नाम उसने लिए हैं जो उसका जो है इस पूरे रैकेट में मदद कर रहे थे। अबू बकर कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि उसने 7,000 के करीब लोगों का धन परिवर्तन कराया, और ये बताता है कि किस तरीके से वो धन परिवर्तन कराता था, वो कैसे लोगों को चुनता था, जो मजलूम लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें वो सेलेक्ट करता था, उन्हें बरगलाता था और उसके बाद उनका धन परिवर्तन कराता था। यानी साफ तौर पे मजबूरी का उनके फायदा उठाता था, उनका धन परिवर्तन कराता था। एक बड़ा रैकेट। उसने जिस तरीके से कई सफेद पोश का नाम लिया है, साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसे किस तरीके से फंडिंग होती थी, कहां से पैसे आते थे। यानी साफ तौर पर एक बड़ा नेक्सस जो है उसका खुलासा होगा। और हमारी जो यूपी एटीएस से भी इस बाबत बात हुई, यूपी एटीएस का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस स्टिंग ऑपरेशन को यूपी एटीएस जो है देखेगी, और उसके बाद यूपी एटीएस भी इससे जल्द पूछताछ कर सकती है। यानी साफ तौर पे स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अनुज, रविकांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके का इस पर, क्योंकि अभी आगे जिस तरीके से चीजें दिखाई जाएंगी, जो राजनीतिक कनेक्शन दिखाए जाएंगे, उसके बाद एक राजनीतिक हलचल भी इस पे होनी बहुत लाजमी है। क्या उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से एटीएस की बात हो रही है, एक एसआईटी फॉर्म होने की बात हो रही है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अंकित, देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार इस धर्मांतरण मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल है, ये मेवात रीजन में ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ की पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। कई ऐसे विक्टिम्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया। इसलिए वहाँ की जो लोकल पुलिस है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो पीड़ित लोग हैं उनको भरोसा नहीं है। इसलिए उनकी भी डिमांड थी कि इस पूरे मामले की जाँच एसआईटी से कराई जाए। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन को जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज भी मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी जानकारी है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद अब हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाएगी। रविकांत आपके पास फिर लौटेंगे और जानकारी लेंगे। बड़ी खबर यह है कि टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन पर अब हलचल दिखने लगी है और इस पूरे मामले के लिए एसआईटी बनाकर जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन अबू बकर केवल यूपी हरियाणा में ही धन परिवर्तन नहीं करवाता था, बल्कि अबू बकर कश्मीर में गरीब लोगों को बरगलाने का भी काम करता था। अंकित, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हमने किसी तरीके से इसको सिर्फ जोड़ दिया है, आपको बिल्कुल सुनवाते हैं, क्योंकि अबू बकर ने ये सारी बातें जो हैं वो खुद स्वीकार की हैं। उसने स्टिंग कैमरा पर बोली हैं कि वो कैसे मूक बधिरों को जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। और ये जो इस आरोप में एक और व्यक्ति जो जिसको उत्तर प्रदेश में अरेस्ट किया गया था, बड़ा जो एक उत्तर प्रदेश की में ऑपरेशन होकर उमर गौतम नाम के व्यक्ति को जो उसने जिसको अरेस्ट किया गया है, उससे भी इसकी पहचान थी। इतना ही नहीं, ये भी बताता है स्टिंग ऑपरेशन में कि यूपी की सियासत में अबू बकर का दबदबा है। अबू बकर ने खुद समाजवादी पार्टी और आजम खान का नाम लिया। अबू बकर का कहना है कि यूपी में गठबंधन की बात पता चलते ही वो आगे की रणनीति तय करेगा। स्टिंग ऑपरेशन का अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें अबू बकर और उसका पूरा ये नेक्सस कितनी दूर तक फैला है और क्या सियासी कनेक्शन है, वो आपको पता चलेगा। अबू बकर के खुलासे अब राजनीति के इर्द गिर्द होने लगे थे। धीरे धीरे वो नेताओं का नाम लेना शुरू कर चुका था।
टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर से बात करते हुए अबू बकर ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम ले लिया। आजम खान इस वक्त बेहद बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। अबू बकर को नहीं पता था कि उसकी सारी बातचीत छिपे हुए कैमरे में कैप्चर हो रही है। रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश पर बात करना शुरू किया। अच्छा अबू भाई, जैसे समीर भाई जानते हैं, भगवान को भी कल बताया था, सियासी घरानों में अपना ठीक है, अभी मैं कल भी जाऊंगा, अभी परसों हो सकता है मैं निकलूं। तो यूपी जैसे अब पार्टी का नाम अब क्या लिया जाए आप समझ ही जाएंगे, तो कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो हम आपकी मुलाकात करा देंगे जाने से पहले, मतलब कुछ मदद हम लोग कर सकते हैं यूपी में सकती। हाँ, कोई लिंक है आपका किसी पार्टी के साथ? आपने कुछ किया है यूपी में? कुछ सपोर्ट है? हम आपको मिलवा देंगे उनसे। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, पूछ रहे थे हमसे, तो हमने कहा देखिए अल्लाह के करम से कमी नहीं है। हाँ। व्यापार अपना बड़ा है, हाँ। काम धंधा अपना चल रहा है। फंडिंग तो हम करते हैं उनको, फंडिंग तो हमारा जाता है। कोई दिक्कत है? पूछा तो अभी आप बता रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि इसीलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप अगर मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, हमारा ये है, हम तो फंडिंग करते हैं, हमारा जो काम होता है भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे तो हम उनको फंडिंग करते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, वो हमारा काम चलता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ कौम का कुछ भला हो सके, कुछ मदद हो सके, तो वो आप एक बार जहन में रखिए और अगर बताइए तो मैं अभी ये 2-3 दिन में ही पता लग जाएगा। गठबंधन का जो मामला चल रहा है, तो इसमें 2-3 दिन में क्या होता है, रिजल्ट निकल जाएगा, सामने आ जाएगा। ये तो इंशाल्लाह कैसे बात है। असल में इन्होंने ना थोड़ा बहुत नुकसान किया है सपा वालों ने, खान के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं बोल करके। अबू बकर ने बताया कि यूपी में गठबंधन की बात पता चलते ही वो आगे की रणनीति तय करेगा। उसने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का समर्थन नहीं किया। उत्तर प्रदेश को लेकर अबू बकर अभी और खुलासे करने वाला है। इसी बीच कश्मीर का जिक्र हो गया। हमारे मन में सवाल था कि क्या अबू बकर और उसकी टीम कश्मीर में मुसलमानों को बरगलाने का काम करती? क्या वहां भी धर्म परिवर्तन कराने का काम अबू बकर करता है? जवाब देते देते आखिर में वो बहुत बड़ी बात कह गया। सिलसिलेवार ढंग से सुनते जाइए। वो बताएगा कि कुछ दिन पहले उमर गौतम कैसे पकड़ा गया, कैसे देश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया और उसने खुद कितने लोगों को हिंदू से मुसलमान बना दिया। गौर से सुनिएगा जनाब। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हमें और भी तरफ देखना होगा। कश्मीर के हालात आप नहीं देख रहे हैं? वहाँ कुछ किया आपने? कुछ काम जमीन पे हमारी टीम ने कुछ काम किया, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? असल में सही बात यह है, कश्मीर में इंटेलिजेंस है ना बहुत हाई फाई है। आपको अभी अब्दुल हमीद नाम का एक इंटेलिजेंस का बंदा है, वो यूँ कह रहा था 30,000 रुपए पे भाई के खिलाफ गवाही भेजता है। 30,000 रुपए। तो वहाँ पे काम क्या किया आपने? काम हमने तो ये जो है दाऊद की लाइन से काम किया था। दाऊद की लाइन से अंदर थाने हमने साथियों को जोड़ा, संगठन बनाया, तंजीम बनाई, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से लोगों को जोड़ा। कहाँ कश्मीर में? पुंछ एक जगह है। अच्छा। जम्मू लेकिन वहाँ ये था कि हमें रिजल्ट ये मिला कि वहाँ गरीब तबका ज्यादा है, और जब ये होता है ना बर्फ का मामला, सारे लोग वहाँ से इलाका छोड़ के मांगने के लिए पूरे देश में घूम जाते। वहाँ करोड़पति बना हुआ है बंदा, या मांगता घूम रहा है। तो ये दाऊद के लिए आपने काम किया था? नहीं, दावत के लिए। दाऊद तो दावत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है ना। हाँ जी जी। तो असल में कश्मीर में तो उमर भाई का भी ताल्लुकात रहा है। उमर गौतम? हाँ। उमर भाई से मुलाकात है? मेरा अच्छा रहता था। अच्छा। ताल्लुकात थे, आते भी रहे हैं। मैंने बड़ा नाम सुना। उन्होंने दीन का बहुत काम किया है।
ये तो खैर इन्होंने बर्बाद कर दिया। असल में ये जो मामला हुआ था ना, इसके तह तक कोई नहीं गया। वो तो उमर साहब ने हमसे तो रास्ता था इसलिए बता दिया। ये जो सरस्वती करके महाराज था ना, श्रद्धानंद, क्या नाम, सरस्वती दासना कहाँ पर? ये मैसूरी के पास। अच्छा अच्छा। तो यहाँ इसने मंदिर बना रखा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ मौलाना उमर गौतम के हाथ में 2 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। ठीक है, तो इस्लाम में जब वो दाखिल हुए तो यहाँ से उसने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की महाराज ने, ये दोनों वहाँ पहुँच गए। ये दोनों वहाँ पहुँच गए, मंदिर में गए थे ये इसलिए कि महाराज जी से मुलाकात करें और उनको समझाएं कि इस्लाम ये नहीं जो आप बता रहे हैं, इस्लाम ये जो हम बता रहे हैं। इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन कराने के मकसद से वहाँ गए थे। लेकिन वो ये हुआ कि जैसे ही वो मंदिर के गेट पर पहुंचे, फौरन पुलिस बुला दी गई। बाबा जी ने मुलाकात ही नहीं, वो उन्होंने फौरन पुलिस बुला दी कि जी ये मुझे मारने आए। ऑन द स्पॉट ये हुआ कि मुझे मारने आए। उनसे देखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं, उनके बैग में किताब थी। अच्छा, किताब पे उमर गौतम साहब का। अच्छा, किताब पे जो है उमर गौतम साहब का एड्रेस था। तो वहां से जो है उमर गौतम साहब के पास पहुंचे, तो इनसे आपका क्या मसला है? तो जब उमर गौतम साहब के सेंटर पर पहुंचे तो सेंटर में बहुत सारे न्यू मुस्लिम रहते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं तो अब 3000 के करीब लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथ इस्लाम में हैं। अच्छा, 3000 लोगों को आपने इस्लाम में कन्वर्ट किया? अल्लाह का शुक्र है, जिसमें से 45 लोग तो अभी यही हैं जो मेरे बिल्कुल उसमें है, जिन्हें खाना पीना सारा खर्चा नहीं। अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक अबू बकर मजबूत इंटेलिजेंस के चलते कश्मीर में अपने पैर नहीं पसार पाया। हालांकि अबू बकर कश्मीर में गरीब लोगों को खाना खिलाकर अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। उमर गौतम और अबू बकर में अच्छी जान पहचान है। उमर गौतम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उमर गौतम मूक बधिरों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। अबू बकर का यह भी दावा है कि उसने खुद 3000 लोगों को मुसलमान बनाया है। अब तक की बातचीत से यह साफ था कि अबू बकर धर्म परिवर्तन का एक खेल पूरे देश में खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। अबू बकर को आप जितना सुनते जाते हैं, आपका ये यकीन जो है वो पुख्ता होता जाता है कि ये व्यक्ति अकेला ये सब नहीं कर सकता और ये व्यक्ति पूरी सोची समझी रणनीति के तहत काफी वक्त से ये कर रहा था। साथ ही वो खुद बताता है कि उमर गौतम से उसका कनेक्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेता है, नेताओं के नाम लेता है। हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हम ये स्टिंग ऑपरेशन सामने रख रहे हैं क्योंकि जो बातें हमारे सामने आई वो बहुत गंभीर हैं। इसकी सीडी बनाकर हम पुलिस को भी देंगे, यूपी पुलिस को भी देंगे, हरियाणा पुलिस को भी देंगे, दिल्ली पुलिस को भी देंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली का भी कुछ एंगल है। लेकिन जो बातें ये कह रहा है उसको लेकर जांच जरूर होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। हम उसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। और जरूरी ये भी है कि इस तरीके की बातें कोई अगर कह रहा है तो इसकी जांच की कार्रवाई पुलिस को करनी है। हमने सिर्फ इस व्यक्ति के सामने इसके चेहरे से मुखौटा हटाया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है और उसके लिए जो हमें सहयोग करना है वो हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ गीता भट्ट जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। आसिफ सोहेल जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और अरविंद कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। शलभ भाई, ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हम सामने रख रहे हैं, इस पर आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये बातें तो थी, लेकिन अबू बकर जो कहता है उसको देखकर लगता है कि ये दायरा बहुत बड़ा है और बहुत लोग शामिल हैं इसमें। आपको साधुवाद इस बात के लिए कि आप एक ऐसा सच सामने लेकर आए हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले जब खुलासा किया था तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको लेकर सवाल उठा रहे थे। हालांकि उनका मनोबल तब टूटा जब कोर्ट में कुछ लोग उनके पक्ष में गए, कोर्ट से जाके गुहार लगाई कि नहीं साहब इस मामले में हकीकत नहीं, और कोर्ट ने ये मानते हुए कि हाँ ये पूरा मामला सही है, धर्मांतरण किया गया, बहुत बड़ी संख्या में किया गया, इनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। हमारी जो पुलिस की जो टीमें हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, शानदार गुडवर्क किया, शानदार इन्वेस्टिगेशन किया, और जो सच सामने आया मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सच आना बाकी है, क्योंकि करीब 1000 से ज्यादा मूक बधिर बच्चों को
कन्वर्ट कराया गया था, उनको तमाम सारी बातें बताकर, उनको उनके धर्म के खिलाफ भड़काकर, और जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए हाई प्रोफाइल लोग थे, उनकी प्रोफाइल उनकी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही हाई प्रोफाइल थी। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाकर भाषण देते थे, वो कई देशों की यात्रा करके आए थे। उस दिशा में आपका ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा है, आंखों को खोलने वाला खुलासा है, और निश्चित तौर पर इसकी जब कड़ी आगे जाएगी तो और भी तमाम सफेद पोश चेहरे उसके सामने आ सकते हैं। मैंने आपका स्टिंग ऑपरेशन का एक पार्ट देखा है, जिस तरह से वो तमाम चीजों का उसने जिक्र किया है कि कैसे वो कन्वर्जन कराता था, 3000 से ज्यादा कन्वर्जन की बात कर रहा है। ये अपने आप में ये बताता है कि कितने सुनियोजित तरीके से, कितने एक वेल प्लान तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। और अभी भी इस पूरी घटना की, इस पूरी साजिश के तमाम सारी जो परतें हैं वो अभी खुलनी बाकी है। चलो मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं बाकी मेहमानों पे जाने से पहले। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों की, और जैसे सुशांत भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूं कि इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई कुछ हस्तियां, राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात हो रही है, इसका एक राजनीतिक असर भी जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आपका ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, जब चर्चा में आया, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और आपसे भी संपर्क करेंगे। आपसे जो भी इसके फैक्ट्स हैं, आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, हमारी एजेंसियां उसको प्राप्त करेंगी, और उनकी, मैंने कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में इसका एक बड़ा रोल होगा। बहुत सारी साजिश की परतें अभी सामने आनी बाकी हैं, तो ऐसे में आपका स्टिंग ऑपरेशन उनकी इन्वेस्टिगेशन की दिशा को और मजबूत करेगा। आपसे भी संपर्क करेंगे, आपसे भी सहयोग लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो जनता है देश की, वो ये देख रही है कि बहुत सारे लोग, जब देश का एक बड़ा तबका देश की तरक्की को लेकर कार्य कर रहा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देश की तरक्की में कैसे वो योगदान दे सकता है, उसके लिए काम कर रहा है, तब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खुले तौर पे आतंक नहीं, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि एक ज़हनी आतंक भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उसी का हिस्सा है कि बहुत वेल प्लान तरीके से कन्वर्जन कराया जाए। और सिर्फ कन्वर्जन तक की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो खुलासा हुआ था उसमें ये भी सामने आया था कि जिन लोगों को कन्वर्ट कराया गया उनको स्लीपर सेल के तौर पर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन उसके पहले हमारी एजेंसियों ने उनको दर दबोचा। आपका ये जो खुलासा है, मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके लिए बहुत मददगार साबित। ठीक है, नदीमुद्दीन साहब, आपको लगता है ये जो खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर हो रहा है, ये देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश को तोड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आपका स्टिंग ऑपरेशन जांच का विषय है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वाकई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आमतौर पर इस तरह के जितने इश्यू आए हैं वो देश पाए गए हैं। इसी देश में बहुत सारे बहुत धर्म अख्तियार करते हैं। आप नॉर्थ में चले जाइए, ट्राइबल या कहीं चले जाइए, ईसाई हो गए, अभी ये मुद्दा नहीं हुआ। धर्मांतरण का मुद्दा ये है, मुसलमानों से हमेशा जोड़ करके देखा गया है और कहा गया कि मुसलमान कन्वर्जन कराते हैं। मेरा अपना मानना है कि मुसलमान कन्वर्जन कराते नहीं। अगर इक्का दुक्का कोई है तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और इस पे कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। सर, वो कह रहा है 3000 लोगों का कन्वर्जन कराया। 3000 का कन्वर्जन एक अकेला आदमी करा सकता है क्या? देखिए, ये तो आपने स्टिंग किया है ना, तो अदालत में मामला जाएगा, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप तो नहीं, वो कह रहा है ना सर, मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि ये अदालत में मामला जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने मुंह से कह रहा है मैंने 3000 लोगों का कन्वर्जन कराया, तो क्या वो अकेले करा सकता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि अपने मुंह से बहुत सारे लोग कहते हैं। अब आपका स्टिंग ऑपरेशन ही मेरी नजर में तो जब तक कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, मैं कैसे मान लूं कि आपका इन्वेस्टिगेशन सही है या आपका स्टिंग ऑपरेशन सही है? तो इसको जांच का विषय है। और आमतौर पे भाजपा या हिंदू लोग इसको यूपी के मुद्दे उठाएंगे, यूपी के, और आरएसएस। गीता भट्ट जी, क्या ये यूपी का मुद्दा है? क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? अगर ये हो रहा है और ये बातें सच है तो कितनी कार्रवाई हुई है? गीता भट्ट जी। जी सुशांत जी, देखिए, आपने टाइम्स नव भारत ने जो ये खुलासा किया है, तो जितने भी लोग, नदीम साहब जैसे और बाकी भी जो तथाकथित जो लिबरल सिविल सोसाइटी, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोग, और उसमें कई विपक्षी दल भी साथ ही साथ, जो कहते थे कि यह सब बातें जो हैं यह काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, ऐसा कहीं कोई तथ्य नहीं है। वह तथ्य जो सामने आज आया है वह आंखें खोल देने वाला है। और इस बात को हम सभी ऐसा नहीं है कि इस बात को जानते नहीं थे, लेकिन
ऐसे कोई जिसे कहते हैं पुख्ता, इसमें कोई सबूत मिलने वाली जो बात है वह आज ये जो रिकॉर्डिंग है इस प्रकार ये दिखाया गया है। आप सुन लीजिए, देखिए, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो जाकिर नायक का एक बहुत बड़ा ये पता चला था कि, और ये स्पेशल ब्रांच मुंबई पुलिस के द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट था कि लगभग 1000 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कराया और बड़ी बहुत भारी फॉरेन फंडिंग उनको इसके लिए आती थी। उसके बाद से वो देश ही छोड़कर भाग गए। लेकिन इस प्रकार के कितने लोग समाज में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये आपने एक अबू बकर को पकड़ा है, कितने अबू बकर हैं जो इस प्रकार जो लोग जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें की आवश्यकता है उनकी जरूरतें पूरी करने के। अंकित, इसमें एक चीज मुझे लगता है यहाँ पर हमें लानी चाहिए, एक चीज गीता भट्ट जी, क्योंकि मौलाना नदीमुद्दीन ये कह रहे हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच होनी चाहिए, हम सारे सबूत दे देंगे पुलिस को भी। शलभ भाई भी कह रहे हैं कि ठीक है करेंगे, कर लीजिए, कोर्ट में ले जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट नदीमुद्दीन जी, हमारे साथ जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो गई थी इसके पास, उसमें हमारी रिपोर्टर नंबर 2 जो खुद महिला हैं, उनके साथ इस व्यक्ति की क्या बातचीत हुई और उनको कन्वर्ट होने के लिए ये व्यक्ति क्या उनसे कह रहा था, मैं आपको उनकी जबानी सुनवाता हूं। रिपोर्टर नंबर 2, अगर आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था वहां। सुशांत, मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त वहां पर मौजूद थी और पूरी तरह से मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बाकायदा कहा गया कि आप जिस धर्म में हैं, हिंदू धर्म, ये सबसे बेकार धर्म है। अभी आप इस्लाम के बारे में जानती नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम में आ जाएंगी तो आपको सुन्नत मिलेगी। अगर आप हिंदू धर्म में रहेंगी तो आप दोज़ख में जाएंगी। दोज़ख की आग जो है 100 गुना ज़्यादा होती है। हिंदू धर्म बिल्कुल ख़राब धर्म है और हमारे इस धर्म में आने का बहुत ही सीधा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी रजामंदी देनी है और एक मुस्लिम युवक से आपका निकाह पढ़वाया जाएगा। उस निकाह नामे में आप ये कहेंगी कि आप अपनी मर्जी से इस धर्म को कबूल रही हैं, आपको ये धर्म बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए आप इस धर्म को कबूल रही हैं। और अगर आप आएंगी तो बाकायदा आपको पूरी अच्छी तरीके से हम लोग रखेंगे, आपका नाम बदला जाएगा। अगर अभी आपका नाम ये है तो आपका नाम मुस्लिम नाम धर्म से आपका नाम कर दिया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी बदल दी जाएगी और साथ ही साथ आपको हम लोग महफूज रखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म कितना खराब है। लगभग पौन घंटा सुशांत मेरा ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की गई, लगातार कहा गया। ये कन्वर्जन का तरीका ठीक है? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यूपी है या हरियाणा एक कन्वर्जन पर, धर्मांतरण पर कानून है। जो काम पुलिस को करना चाहिए, क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? पुलिस क्या कर रही थी हमारी? सर, पुलिस तो अरेस्ट कर ली, अबू बकर अरेस्ट भी हो गया, पर मैं कह रहा हूं कि क्या अपनी कोई जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को धर्म को खराब बताकर, गलत बताकर, तुमको नर्क मिलेगा ये बताकर किसी का कन्वर्जन करें? मैं तो आपके स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल उठाता हूँ। मैं तो आपका स्टिंग ऑपरेशन ही सही समझता नहीं। आपने क्या किया वो तो आपको मालूम है। माशाल्लाह, ये पुलिस को जाएगा। बहुत बढ़िया, स्टिंग ऑपरेशन ही नकार दिया। ये बताइए, सही होता है मुसलमानों के मामले में पुलिस का रवैया दोहरा होता है। अदालत में जाने के बाद अदालत को देखना पड़ेगा स्टिंग ऑपरेशन सही है। अगर वाकई स्टिंग ऑपरेशन सही है तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने धर्मांतरण। पर आसिफ साहब, एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं निकला कि अगर इस तरीके का कोई भी कोशिश करता है तो ये बात ठीक नहीं है। अदालत तय कर लेगी कि इसमें क्या सबूत है। मैं नदीमुद्दीन आपसे कह रहा था, लेकिन आसिफ साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रॉब्लम है? और ये जो लोग हैं, इस तरीके के जो लोग स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं या कोई हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये लोग परेशानी खड़ी करते हैं। और इसको अगर कवर फायर दिया जाएगा, राजनीति का कवर फायर दिया जाएगा कि नहीं ये तो गलत है, नहीं ये तो स्टिंग ऑपरेशन ही ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे लोग और एम्बोल्डन नहीं होंगे? इस्लाम का नाम खराब करते हैं ऐसे लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टाइम्स नव भारत का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आपने स्टार्ट की है, उसकी दिल के गहराई मुबारकबाद दे रहा हूँ। दूसरी चीज, कुरान पाक में क्लियरली वाजे किया गया है सूरह काफिरून के अंदर, आपका मजहब आपको और हमारा मजहब हमको। अगर कोई भी जबरदस्ती से मजहब पर कन्वर्जन कर रहा है वो तो मुसलमान नहीं है। देखिए, अलीगढ़ में भी 1918 मुसलमानों को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा
धर्म परिवर्तन किया गया, जब कोई सवाल नहीं उठाया गया, जब कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हुआ और जब कोई एजेंसी आगे नहीं आई। देखिए, अगर कोई भी इस्लाम अगर जबरदस्ती पे और तलवार की उसके ऊपर, अगर पैसों की उसके ऊपर अगर फैलना होता तो सारे दुनिया में इस्लाम होता। आज कई गल्फ कंट्रीज में कई हिंदू लोग काम कर रहे हैं, वहां पे कोई फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये सब सारी सियासी चाल है, ये सारे गैंग्स ऑफ नागपुर का एक प्लॉट करा हुआ प्रोग्राम है जो एक मजहब के दूसरे मजहब को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम मिलकर जी रहे हैं मुल्क के अंदर, उनको आज नौकरी चाहिए, सुशांत, उन लोगों मतलब को जो खाना डिफेंस चाहिए, है, शेल्टर चाहिए। आसिफ साहब की जो देखिए, डिफेंस है, आप वो मेरी डिफेंस बात भी तो यही है सुनिए। कि अगर किसी ने गलत किया तो हमने गलत किया तो वो ठीक है, गलत से गलत लड़ा लेते हैं। नहीं, उसमें एक चीज मैं देख रहा हूं, मुकम्मल पहली कर लाइन लीजिए जो है वो आप ये कहते हैं कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने ये स्टिंग किया, और फिर आप उस स्टिंग के उस पर चले आते हैं कि सही है या नहीं है, उसने ऐसा किया, उस पर क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ अरविंद जैन साहब है, एक्स डीजीपी। सर, एक बात मैं पूछता हूं आपसे, हमारी जो रिपोर्टर है, हमने उनकी आइडेंटिटी छुपा कर रखी है, वो महिला है सर, और जिस अबू बकर के बारे में बता रहा हूं कोई हल्का आदमी नहीं है, उसके सामने जाकर वो महिला अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है। ये खबर सामने लाने के लिए कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि समाज में इस तरीके की चीजें रुकें और लोग मिलजुल कर रह सकें, और आप आकर कहते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन ही गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो लड़की क्या कर रही थी सर? वो रिपोर्टर अपना धर्म निभा रहा है। मैंने आपको मुबारकबाद, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहा हूँ, उन्होंने जो तरीके अरविंद जी, से ऑपरेशन किया है। मैं इस संबंध में बड़ा स्पष्ट, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को, टाइम्स नाउ नव भारत की टीम को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशंस होने चाहिए और ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस का संज्ञान संबंधित प्रदेशों की एटीएस को, जिला पुलिस को लेना चाहिए। मेवात क्षेत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उस क्षेत्र को विजिट कर चुका हूं। वहां क्या परिस्थितियां हैं उसको मेरा ज्यादा उस पर बोलना उचित नहीं है। सब जानते हैं किस प्रकार की वहां पे क्रिमिनलिटी है, किस प्रकार के वहां पे गैंग्स पनप रहे हैं, किस तरह से और कम्युनिटीज की वहां पे क्या दशा है, ये सभी इससे परिचित हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये इस प्रकार के जो ऑपरेशन है, इसमें हमेशा बहुत से लोग इनको डिफेंड करने वाले मिलेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो एटीएस हैं या जिला पुलिस हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। उनको चाहिए कि समाज में समरसता बनी रहे और इस प्रकार के ये जो तत्व हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो बड़ी दूषित मानसिकता के हैं, जिनका काम केवल एक ही है कि किसी प्रकार से जो है इसको मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करो हिंदुस्तान को। यहाँ की शांति इनको पसंद नहीं है, यहाँ की शांति इनको भा नहीं रही है। ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पे दंगे फसाद हो, इस प्रकार की गतिविधियां चलें, इस प्रकार की गतिविधियां पनपे। ये जो आपकी महिला रिपोर्टर जिन्होंने इतना साहस दिखाया कि ये वहां पर उनके डेन में जाके इन्होंने ये उनका इंटरव्यू किया, और ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। ये तो बड़ा स्पष्ट खेल है। उमर गौतम के केस में भी बहुत से लोग आ गए सामने कि साहब इनको हम फ्री, इनको लीगल एडवाइस देंगे, हम वो करेंगे। तो ये गेम एक लार्जर गेम प्लान है, इसको हमें समझना पड़ेगा। सर, ये जो आप कह रहे हैं बहुत सही बात है अंकित कि ये लार्जर गेम प्लान है, और हर बार सिर्फ इस डिफेंस के पीछे छुप जाना कि भाई ये गैंग्स ऑफ नागपुर है, ये बीजेपी कर रही है, ये नहीं चलेगा। चीजें आ रही हैं कैमरे में और उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और इस पर चर्चा होगी देश में, आप उसको नकार नहीं सकते। टाइम्स नाउ नव भारत पर बड़ा खुलासा जारी है। अबू बकर किस तरीके से कन्वर्जन कर रहा है, हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा रहा है, उसकी एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। और अबू बकर ने यह भी खुलासा किया कि राजनीतिक पार्टियां भी उसके धन परिवर्तन के खेल में उसका साथ देती हैं। अबू बकर ने छिपे हुए कैमरे पर बताया कि कैसे अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो उसकी मदद करते हैं। अबू बकर ने मदद करने वालों में कुछ नेताओं के नाम भी लिए। उसका कहना है कि समाजवादी पार्टी किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन कर ले जिससे मुसलमानों को थोड़ी राहत मिल जाए। इतना ही नहीं, अबू बकर ने ओवैसी को भी बताया कि वो किस तरीके से उनसे प्रभावित हैं। कुल मिलाकर वो ऐसे कई खुलासे करता जा रहा है, और अब सुशांत इसकी जांच बहुत जरूरी है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम से मिलने अबू बकर गुरुग्राम के एक होटल में आया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो रिपोर्टर्स से मिल रहा है। वो तो मुंबई के एक बिजनेसमैन से मिलने आया था
जो कौम के लिए काम करना चाहता था। अब तक की बातचीत में अबू बकर हल्के फुल्के अंदाज में राजनीतिक समर्थन की बात हमें बता चुका था, लेकिन अब आगे जो बात हुई उसमें उसने अपनी मंशा साफ कर दी। अबू बकर से टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या धर्मांतरण के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी पैसे देती है। सुनिए जवाब में क्या क्या बातें सामने आई। तो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं कर रही है क्या हमको? पॉलिटिकल पार्टी वाला है बहुत बड़ा भाई साहब, बहुत बड़ा हार है। ये तो खुद ही चाहो हमको मिल जाए कुछ। हाँ पहले करते थे कुछ थोड़ा बहुत। कौन? मैं इनफरादी रूप से किया, पार्टी के नाम से नहीं आया। कौन? जैसे आजम खान साहब ने थोड़ा बहुत किया था। अच्छा तो वो तो खैर अब तो बीमार हैं। अब तो ये इंतकाल के वक्त में बहुत दुख होता है देख के। भाई साहब उनका फोटो देखा नहीं था। हाँ और ताजुब की बात ये है कि अखिलेश यादव और ये कुछ भी नहीं कर रहे उसके लिए, उसको तो यूज एंड थ्रो किया है। तो ये अब चाह रहे हैं, हाँ अब चाह रहे हैं कि मदद मिले कौन से? जी ना मिले। मैं तो ये चाहता हूँ यूपी के इलेक्शन में ये क्या नाम है, अगर सपा या वैसे हिसाब से गठबंधन कर लेती है, गठबंधन कर लेती है तो ये ठीक ठाक सीट निकाल जाएगी। नहीं तो 50 सीट तो इनकी है, अनुमान लगाया जाएगा यहाँ यूपी में ओवैसी साहब की तरफ काफी रुझान है लोगों का। लोगों पश्चिमी यूपी में खासकर। हाँ असल में जी परेशान हो गए। मामला ये हुआ कि देखो इन्होंने कांग्रेस वालों ने इनको बीजेपी की भी टीम घोषित कर रखा है। इसको ओवैसी साहब जहाँ भी आप सुनेंगे कांग्रेस के भाषण वो ये कहेंगे ओवैसी तो बीजेपी को जितवाने के लिए आया होगा। चलिए मान लीजिए बीजेपी को जितवाने आया होगा। सदन में एक भी आदमी ऐसा बताइए जो ओवैसी साहब के मुकाबले में बोलता हूँ जी। अलहमदुलिल्लाह उनकी तो भाषण और कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अबू बकर ने छिपे हुए कैमरे पर बताया कि अलग अलग राजनीतिक दल उसकी मदद करते रहे हैं। अबू बकर ने मदद करने वालों में आजम खान का नाम लिया। वो चाहता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन कर ले जिसे मुसलमानों का साथ मिल रहा हो। अबू बकर असदुद्दीन ओवैसी से काफी प्रभावित है और उसका मानना है कि वो कौम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अपनी बातचीत में अबू बकर आगे बढ़ता है और ओवैसी की पार्टी के एक नेता का नाम लेता है और कहता है कि वो उनको आगे करके पीछे से अपना काम करेगा। ध्यान से सुनिए अबू बकर की इस स्कीम को, जिसमें वो मौलानाओं की एक टीम की मदद भी लेने की योजना बना रहा है। डॉक्टर मर्दान अली साहब हैं, भोपाल के जिम्मेदार हैं वैसे आपकी पार्टी है। उन्होंने बजाय भोपाल मेरे से तो कई दफा कह दिया। मैंने अभी हम यहाँ मेवात बुलाने की सोच रहे थे उनको, लेकिन असल में हमारा चेहरा दूसरे हिसाब से लोगों के बीच में, हमारी जो छवि है ना वो अलग हिसाब से। हम बुलाएंगे, अंदर खाना काम करेंगे। उलमा की जो टीम होगी ना हमारी, मौलाना लोगों की जो टीम होगी, हम उसके जरिए काम करेंगे। तो उनको आगे रखेंगे, हम बैकबोन से काम करेंगे। किसकी? मौलाना लोगों की। नहीं आप लेंगे? मैं खाइए ना प्लीज। हाँ खाइए ना प्लीज। इमरान भाई खाइए। इमरान भाई बहुत परेशान है। बिस्मिल्लाह कीजिए आप। तो किसको ये कहाँ पे आप किसके साथ काम करेंगे इधर मेवात में? किसको बुलाने के लिए बोल रहे थे? मैं नहीं बुला रहा। हाँ तो हमारे कुछ साथी हैं, जैसे उलमा की जो टीम है हमारे मुफ्ती सलीम साहब वगैरह हैं, उनकी प्लानिंग है बहुत दिनों से। अबू बकर चाहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। इससे उसका काम आसान हो जाएगा। वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेताओं के जरिए भी अपना एजेंडा चलाना चाहता है। साथ ही मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन से वो काफी परेशान भी दिखा। तो बाहर से कुछ मायावती का नाम है। मायावती का मामला क्या हुआ आपने देखा? ब्राह्मण सम्मेलन किया 3 दिन पहले, देखा आपने? क्या मजाक।
इनको तोड़े कैसे समझ में नहीं आ रहा। यूपी के लिए तो कुछ करना चाहिए। एक ये संगठन है, आपने सुना होगा बाम सेफ, ये राम मिश्राम का, अच्छा, ये भी काम अच्छा कर रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग तो इनको जोड़ रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, इनको जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ देश में दो सियासत है, दो पहलू है फिलहाल, एक बहुजन पहलू है, एक सवर्ण पहलू है। मुसलमान भी दो किस्म के हैं, एक अशराफ एक पसमंदा, एक अशराफ एक पसमंदा है। कुछ पार्टियों ने मुसलमानों के अंदर भी कंफ्यूजन सा पैदा कर दिया। हाँ, यूपी में खास तौर पे, यूपी के अंदर तो बहुत बड़ा है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज का। इतना कहकर अबू बकर नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बातचीत से साफ हो गया कि उसका अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है और वो चाहता है कि वहां सरकार बदले, जिससे धर्मांतरण का उसका मिशन आसानी से चल सके। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। एक और खुलासा जो कि अबू बकर अपने मुंह से कर रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक समर्थन भी उसको मिलता रहा है। शलमणि त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति जिसका काम ही है सिर्फ कन्वर्जन करना, अगर वो अपने मुंह से आजम खान का नाम ले, उसको ओवैसी पसंद आए, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए ये पसंद आता है, तो इसके क्या मायने? नहीं सुशांत भाई, देखिए ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, जिसे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक समझता है इस बात को। उत्तर प्रदेश में आपको याद है कि बहन मायावती जी की सरकार में सीरियल धमाके हुए थे। अयोध्या की जो कोर्ट थी वहां पर हुआ था, लखनऊ की कोर्ट में हुआ था, काशी की कोर्ट में हुआ था। उसमें जो टेररिस्ट पकड़े गए, मायावती जी की सरकार में ही एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। उन टेररिस्ट के खिलाफ जो मुकदमे थे वो किनकी सरकार में वापस लिए गए, ये सबको पता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही जो शुरुआती फैसले किए उनमें उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया गया। आजम खान के बारे में किस तरह की चीजें थी ये सभी को पता है। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, जब वहां पर तमाम जो जाट और दलित मारे गए, किस तरह कौन लोग थे जो अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, कौन लोग थे जो दंगाइयों के पक्ष में खड़े थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं। और अगर अबू बकर कह रहा है तो ऐसा नहीं कि सुशांत सिन्हा ने उससे कहलवाया हो या आपकी टीम ने कहलवाया, वो अपनी स्वच्छंद भाव से वो कह रहा है। उसके अंदर के जो भाव है वो आपके सामने स्पष्ट है। तो एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन केवल अबू बकर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो उत्तर प्रदेश में चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। और चली जाए तो जो स्थिति अफगानिस्तान में आपको नजर आ रही है, हो सकता है कि अतिशयोक्ति लगे, लेकिन अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं आप देख रहे हैं। और अफगानिस्तान में कौन कर रहा है, वहां तो कोई, अभी एक साहब ने कहा कि गैंग्स ऑफ नागपुर, तो अफगानिस्तान में गैंग्स ऑफ नागपुर कौन सा भैया? वहां तो मुसलमान को मार रहा है। वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। वहां मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। तो इसमें गैंग्स ऑफ नागपुर की बात नहीं है। और अगर आप अपना इतिहास खंगालेंगे, बताइए कितने लोगों को मारा गया है वहां पे? 100 साल पहले उत्तर प्रदेश की बात करिए, आपका डीएनए भी कहाँ से जुड़ा हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, कभी उनसे पूछिए ना कि सोलंकी क्यों लगा हुआ है इरफान के आगे, मुनव्वर राणा के नाम के आगे राणा क्यों लगा है, जरा उनसे कभी पूछिए ना। तो 70 साल पीछे, 80 साल पीछे, 100 साल पीछे जाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपके नहीं, आसिफ साहब, आपके भी जो पूर्वज थे वो भी इस तरह की ज्यादती का शिकार हुए। आप लोग सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए सारे मुद्दे ला रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर बात करिए ना। नहीं तो मुद्दा तो अभी फिलहाल ये है ना आसिफ साहब, मुद्दा तो फिलहाल ये है कि किस तरीके से एक व्यक्ति लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहा है। आप तो उस मुद्दे से नहीं भटक रहे ना। अरे देखिए, मैंने तो आपको बता दिया है, इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन करने की कोई जगह नहीं है। इस्लाम अगर जानना है कुरान और हदीस पढ़े, इस्लाम जानना है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ पढ़े, ना बल्कि कोई मुल्लाओं को बताया हुआ इस्लाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, आपको जानना चाहिए। आप देखिए, अरे वो आप देखिए, मैंने बताया ना, आप है कि नहीं है? अरे नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं उत्तर
उत्तर प्रदेश की बताइए तो अफगानिस्तान घाट के में जो ऊपर महिलाओं के साथ हो रहा है वो इस्लाम है कि नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश जो की मासूम घाट बच्चों के के साथ हो रहा है ऊपर वो इस्लाम है कि नहीं है? पड़ी थी, वो कौन सा धर्म है वो नागपुर बताइए का मुझे इस्लाम है क्या वो? अरे वो बोले कौन आप सी दुनिया का बताइए ना, इस्लाम है? वही बताइए ना, आप उत्तर बताइए प्रदेश ना, की क्या हो घाट रहा पे है? जो हजारों अफगानिस्तान में लाशों इस्लाम को हो रहा फेंका है, गया, वहाँ भी वो कुरान की कौन किताब सा कोई मजहब और है क्या? बताइए। अफगानिस्तान में कोई और कुरान चलती है क्या? तो ये दुनिया को बताइए ना। नहीं देखिए, कोई और कुरान चलती है अफगानिस्तान में तो जरा बताइए, हमने आपसे शिक्षा लें। लेकिन अफगानिस्तान में कौन सा इस्लाम है? अफगानिस्तान में कौन सी कुरान है? अफगानिस्तान में कौन से प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं? जरा दुनिया को बताइए कि जो औरतों के साथ जुल्म ज्यादती आप कर रहे हैं। सर अभी हम एक काम करते हैं सर, हम अफगानिस्तान पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हिंदुस्तान में ही जो ये चल रहा है वो इतना खतरनाक है कि नहीं रुका तो बड़ी दिक्कत होगी। नदीमुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप लोग आज नया नया पैंट पहनना सीखे, चड्डी पहन के अपनी जिंदगी गुजारे। आप कुरान और प्रॉफिट के बारे में बात मत करिए। आप पहले आप जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करिए, समझे ना? आप मुद्दे को हटाकर बात करना है तो मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला है इस्लाम में धर्म परिवर्तन की जगह नहीं है, कोई मुल्लाओं का बताया। अरे सर, मैं नदीमुद्दीन जी से कह रहा हूँ, नदीमुद्दीन जी का ऑडियो आप कीजिए। नदीमुद्दीन जी बोलिए। देखिए, धर्मांतरण अगर किसी ने जबरदस्ती किया है तो इसकी निंदा भी है और मजम्मत भी है और कार्रवाई करने का अधिकार है। धर्मांतरण पर जो सरकार ने कानून बयान बनाया उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। कृपया करके, मेहरबानी करके आप अदालत का रोल प्ले मत करें। इन्वेस्टिगेशन, इससे पहले गुजरात दंगों पर भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो क्या उन स्टिंग ऑपरेशनों के जरिए कार्रवाई हुई थी? सर, आप भी तो पुलिस का काम कर रहे हैं ना। आपने हमारे स्टिंग ऑपरेशन को कह दिया, खारिज कर दिया। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? पुलिस को काम करने दीजिए। स्टिंग ऑपरेशन ठीक है या नहीं ये पता चल जाएगा, हम सब दे देंगे उनको फुटेज। आप पुलिस क्यों बन रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन गलत है? धर्मांतरण आप पुलिस क्यों बन रहे हैं? स्टिंग ऑपरेशन गलत है। आप कौन है? वो कह रहा है मौलानाओं की टीम है, आप उस टीम में तो नहीं है। परिवर्तन करा था मुसलमानों का, जब क्यों स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं किया? जब कोई एजेंसी आगे क्यों बढ़ी है? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत तो गलत ही होगा। आप एक तरफ एक धर्म को झुकाने की बात कमाल की बात है। मतलब जो अभी स्टिंग ऑपरेशन आया उस पर बात ना करें, उसके पहले क्या हुआ उस पर क्यों नहीं किया, इस पर बात करें। कुछ भी करने से पहले हम पहले परमिशन ले कि इस वाले को भी कर लें, तो दोनों को दिखाएंगे तभी चलेगा। जो गलत होगा जब हमारे सामने आएगा उस पर काम किया जाएगा। पर मैं आपसे आप बता ही नहीं सकते। आपको इजाजत ही नहीं है ना। आपको इजाजत होगी अगर तो बताइए ना उधर भी। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई ये आपका राजनीतिक कंपल्शन हो सकता है कि आप आए और आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपके सामने जो रखा गया उसको आप डिफेंड करें। हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ खबर है और जो खबर है उसे रखना ही हमारा काम है। ये आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप इसमें मुंह नहीं खोल सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो आप इसको घुमाने की कोशिश करें। देश का सुप्रीम कोर्ट है तो मानने को तैयार है। अरे भाई आप मत मानिए भाई, आपको कौन कह रहा है मानने के लिए? आप मत मानिए। आपके नहीं मानने से ये चीजें नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी है। आपने अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह अगर अंदर मुंह घुसा लेंगे तो बाहर दुनिया नहीं है, ये थोड़ी होगा सर। जो है वो कैमरे पर है, वो बोल रहा है। मुझे ये बताइए, एक मिनट, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके रिपोर्टर के पास चलते हैं। रिपोर्टर 1, आप बताइए, क्या आपने अबू बकर से जब बात की, क्या उनको किसी तरीके का दबाव आपने डाला कि आप ऐसी ऐसी बातें बोलिए ही, या वो अपनी मर्जी से ये सब बता रहा था? देखिए सुशांत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी मुलाकात अबू बकर से हुई थी तो ये इतना शातिर व्यक्ति था। इसने हमें फ़ोन किया और इसने हमें बताया कि आप हमें फरीदाबाद लेने आइए। और जब हमने फरीदाबाद में इसका इंतज़ार किया तो 2-3 राउंड इसने हमारी गाड़ियों की लगाई और ये देखना चाहता था कि गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, क्या बातें कर रहे हैं। और उसके बाद बड़ी शातिर तरीके से गाड़ी के अंदर आके बैठा। गाड़ी के अंदर आने के बाद ये जो लिबास था हमारा, ये हमने अपने आप को पूरा परिवर्तित करके रखा हुआ था। उसने हमसे बात की, उसने हमसे जानने की कोशिश की, बहुत सारी बातें। जब हम होटल में इससे मिले, होटल में हमारी मुलाकात की, होटल में जब हमसे बात करने की कोशिश की, तो सबसे पहले जब हमने एक छोटा सा तुक्का फेंका कि ऐसा है कि हम जो है दीन के लिए थोड़ा काम करना चाहते हैं और आपके बारे में, यानी कि अबू बकर के बारे में हमने बहुत नाम सुना है, तो ये अपने आप ही सारी बातें बताने लगा, सारे राज खोलने लगा। यकीन मानिए सुशांत, हमने एक बार भी किसी भी तरह का दबाव अबू बकर के ऊपर नहीं डाला। इसने अपने आप, ठीक है। प्रियांक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियांक, एक बात बताइए, क्या आप लोग अबू बकर के पास ही क्यों गए? कुछ तो आपको पता चला होगा, कुछ तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कुछ तो इसकी कहानी होगी कि आप अबू बकर के पास गए और मौलाना नदीमुद्दीन के पास नहीं गए।
देखिए सुशांत, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब तक लोग उस चीज़ को मानते हैं जो पुलिस की चार्जशीट में होता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्तर पे वो उन गुमनाम नामों को सामने लेके आए जो नाम पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जिनका नाम अभी तक नहीं आया है। आप अगर देखें इस जानकारी को लेकर के हम जिस पे 1 महीने से काम कर रहे थे, आखिरकार जो नूह की जो पुलिस है, जो हरियाणा की पुलिस है, उसके पास भी इस बात की जानकारी थी कि इस नाम का कोई शख्स है, लेकिन उनको लगता था कि बहुत ऊपरी बातें करता है। तो अगर ऊपरी बातें करता था तो आखिरकार इसकी गिरफ्तारी क्यों की गई? अगर गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में पेश किया गया, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया करके अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी मेरी कुछ ही देर पहले एसपी नूह जो नरेंद्र बजानिया है उनसे बात हो रही थी सुशांत, उन्होंने जो टाइम्स ऑफ भारत का जो स्टिंग ऑपरेशन है इसकी क्लिप्स मंगवाई है ताकि वो इस क्लिप को बेसिस लेकर के एक्यूज से आगे की पूछताछ करे। शातिर अपराधी है, जाहिर सी बात है खुल करके पुलिस के सामने नहीं आता है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी पुलिस के शलभ भाई, यूपी में भी आप लोग ऐसा कुछ करेंगे? एसआईटी बनाकर इसकी जांच करेंगे? आपने मुझसे पूछा? जी शलभ भाई। तो निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे पहले खुलासा किया था और उमर गौतम को लेकर जो तमाम सारे जो दस्तावेज, तमाम सारे जो सबूत मिले थे उनको ऑनरेबल कोर्ट ने भी माना है, उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। और आपने जो खुलासा किया उसी दिशा में एक बड़ा खुलासा है। निश्चित तौर पर हमारी इन्वेस्टिगेशन को मदद करेगा। हमारी जो पुलिस की टीमें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पर जांच कर रही है, वो बहुत जल्द आपके लोगों से संपर्क करके उस टेप को हासिल करेंगी और कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम तो बार बार कह रहे थे, जब यहाँ गिरफ्तारियां हुई थी तो गुड़गांव के एक यादव परिवार का एक नौजवान था, उसको भी इन लोगों ने कन्वर्ट कराया था और उसके परिवार के लोग बहुत सारी जगहों पर गए थे, पुलिस के पास गए थे, किन्हीं कारणवश पुलिस से मदद नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई तब जाकर ये पता चला कि गुड़गांव का भी एक नौजवान जो कि मूक बधिर है, उसे भी कन्वर्ट कराया गया और तब जाकर परिवार को न्याय मिल पाया था। वो बच्चा जो है अपने घर वालों से बात करने को तैयार नहीं था। 1 महीने तक वो शत्रु जैसा व्यवहार उनसे करता रहा, इतना ज्यादा और उसके अंदर जहर भर दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो खुलना शुरू हुआ, जब उसने तमाम सारी ऐसी बातें बताई, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसने ये खुलासा किया कि उसे इस बात की भी धमकी दी गई थी कि उसके कुछ वीडियोज शूट किए गए हैं जो वीडियोज पब्लिक कर दिए जाएंगे अगर उसने घर वालों से इस बात को शेयर किया या किसी एजेंसी से शेयर किया। तो निश्चित तौर पर अबू बकर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा एक हमारे लिए एविडेंस के तौर पर होगा और आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑपरेशन है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एविडेंस होगा। इस दिशा में हमारी एजेंसी जल्द संपर्क करके काम करेगी। और सुशांत, यही सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए, बताने के लिए भी, और हमारे सभी मेहमानों का भी। सुशांत, यही उम्मीद और यही कोशिश टाइम्स ऑफ भारत की है। जो भी इस देश में जहर फैलाने की कोशिश करेगा उसको बेनकाब करेंगे हम लोग, और कम से कम वो तथ्य जरूर रखे जाएंगे कि उन पर इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का साजिश रच रहे हैं उनको भी, और जो बार बार बात होती है आप वो नहीं करते, आप ये नहीं करते, हम सब कवर करते हैं। जो हमारे सामने आता है वो सब आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जांच का काम एजेंसीज का है और वो काम उन्हें अब करना होगा। कम से कम हमने जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एविडेंस जो है वो उनके सामने रख दिए।